गुड आफ्टरनून एवरीवन. आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू. और ये सेशन हम हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में रखेंगे. मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन सबको पता है कि लंच के बाद सेशन जो होता है ज़्यादा जिम्मेदारी लेना पड़ेगा स्पीकर्स को, नॉट द ऑडियंस. हाँ, तो जिम्मेदारी होगा स्पीकर्स के ऊपर. तो हमारे साथ 5 स्पीकर्स है यहाँ पे, दोज हु हैव डन रियली ग्रेट अमाउंट ऑफ वर्क. अपने अपने फील्ड में बहुत सालों से फील्ड एक्सपीरियंस भी है एंड आल्सो एक्सपीरियंस इन द रेस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. तो हमारे साथ एकेडमिशियन भी है, एनजीओ प्रैक्टिशनर्स भी है एंड आल्सो मेंबर रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट बॉडी. इन द पास्ट दे वर्क विथ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. सो अभिनंदन, डॉक्टर अभिनंदन साइकिया, professor from TISS Guwahati campus. Abhinandan is here. I'm not going to introduce about Abhinandan's work, but definitely someone who has been working in Northeast on different aspects of community rights, especially customary and traditional rights पे उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए हैं. और हमारे साथ अरविंद झा सर है. बहुत ही we are really grateful यहाँ पे वो आ पाए, क्योंकि महाराष्ट्र में जब हम फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की बात करते हैं, वी नो देर आर 3 इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस: रेवेन्यू डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड ट्राइबल डिपार्टमेंट. और फॉर्चुनेटली अरविंद झा सर पहले महाराष्ट्र के पीसीसीएफ फॉर्मेट पीसीसीएफ थे, उसके बाद ट्राइबल कमिश्नर भी रहे, तो उनके पास दोनों एक्सपीरियंस है. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. एंड आल्सो उससे पहले वो गच्चीरेली में रह चुके एज डीएफओ. और मैं भी सभी को एक रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर लिखे उन्होंने, बहुत सारे दूसरे राइटिंग से, लेकिन मनोज मिश्रा अनफॉर्चुनेटली हु पास्ट अवे, वन ऑफ द वेल नोन एक्टिविस्ट, यमुना बचाओ आंदोलन जो दिल्ली में बहुत सारे काम किए थे, उनके एक एडिटेड वॉल्यूम में सार का एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है अबाउट द नेक्सस बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पोचर्स. तो वो एक इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत ही someone being part of the administration writing that kind of chapter was it post retirement he wrote that while in service? He wrote it before, but it was published afterwards. Oh, good. Thank God. And we have A.B. Ota sir again. Ota sir's contribution especially working on PBTGs and Odisha के TRTA के डायरेक्टर भी रहे, और अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी उनके साथ है. वो एडवाइज़र है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, खास करके ट्राइबल म्यूजियम को लेके जो बातचीत हो रहा है. वो पीबीटीजी का, आज सुबह वो बोल रहे थे पीबीटीजी का एक अलग से सेंसस कुछ होने वाला है. सो वी हैव A.B. ओता सर एंड वी हैव तुषार दास. तुषार भाई, वी ऑल नो हिम. तुषार हैज़ बीन आई थिंक वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंटल्स, स्पेशली जब फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का ड्राफ्टिंग से लेके अभी तक प्रोसेस में डिफरेंट स्टेजेस में, और शायद ऐसा कोई स्टेट नहीं हो वो उन्होंने एक्सपीरियंस उस स्टेट का उनके पास नहीं हो. हिमाचल से लेके कर्नाटका, उड़ीसा, महाराष्ट्र. सो प्रैक्टिशनर एज वेल एज ए गुड पॉलिसी एडवोकेसी, यू नो, इंडिपेंडेंट रिसर्चर. एंड वी हैव आल्सो हमारे साथ चेतना लातेकर है. चेतना TISS से ही उनके मास्टर्स डिग्री कंप्लीट किए थे, मास्टर्स इन दलित एंड ट्राइबल स्टडीज़. और उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए उन्होंने. इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग इन एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, शी डिसाइडेड टू गो बैक टू गडचिरोली, एंड शी हैज़ बीन देयर फॉर क्वाइट सम टाइम. बिफोर 15th August she was heading one of the important Gadchiroli administration's decision. In Gadchiroli you have a डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी DTC, उसके अंदर एक एकल बोल के एक यूनिक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ एज पार्ट ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट. सो चेतना वाज कोऑर्डिनेटिंग दैट, एंड आई एम श्योर विल hear from Chetna many of those inspiring stories, especially how district administration can make a difference. So we have 5 representatives. So without taking much time, मैं रिक्वेस्ट करूँगा पहले अभिनंदन एकेडमिशियन बैकग्राउंड है, बट उस बिफोर ब्रिंगिंग अभिनंदन आई रिक्वेस्ट तुषार भाई टू स्टार्ट आपके जो ऑब्जर्वेशन से, स्पेशली ये सेशन का ऑब्जेक्टिव जो रहा है, हाउ टू लिंक कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स विथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स.
जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के 17 गोल्स को अगर हम देखें, कोई ऐसा गोल नहीं है जो नेचुरल रिसोर्स से जुड़ा हुआ नहीं है. ओके, एंड स्पेशली गोल्स विच आर रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी, लैंड, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो आई रिक्वेस्ट तुषार भाई टू बिगिन. अब बैठ के बोलो कि खड़ा होके. नहीं बैठ जाइए. सो कैन वी पुट वन चेयर हियर एक्चुअली, ताकि थोड़ा दिखेगा. इधर आ जाइए. You can shift this chair. थोड़ा इधर कर देंगे. हाँ, इधर आ जाइए सर. हाँ, नहीं आपको सुनाई दे रहा है ना सर, लास्ट पर्सन? हाँ, क्योंकि ये सेंट्रल टाइम आपके पास 9 मिनट है. आज सुबह से वो एक ट्रेंड चला है 9 मिनट का. 9 मिनट का. हाँ, तो विल फॉलो दैट. 9 के फेरे में. 9 के फेरे में. 99 नहीं. ओके, तो बढ़ाओ. ऐसे हुआ है. अब उठ के बैठ अभी शायद मैं दिख रहा हूँ. तो जैसे प्रोफेसर गीतांजलि ने शुरू किया, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आवाज़ आ रहा है ना. ये माइक नहीं है. हाँ, है? कैमरे का इनबिल्ट है. स्टैंड एंड स्पीक. ओके, I can stand, I can try raise my voice, but let's see. अच्छा, तो मैं कोशिश करता हूँ. पीछे सुनाई देगा कि नहीं पता नहीं. विभोर सुनाई दे रहा है क्या? अच्छा, तो ये बहुत ही अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट है. मिसिंग लिंक, कम्युनिटी फॉरेस्ट और एसडीजी जो मिसिंग लिंक है बहुत ही अप्रोप्रिएट है, क्योंकि मुझे जितना याद आ रहा है पिछला 18 साल, लास्ट 18 ईयर्स फॉरेस्ट राइट एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है. और इट इज़ वन ऑफ द रिवोल्यूशनरी जो कानून है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के पूरे जो चर्चा में और उसके इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म में नहीं आ पाया. Sorry to bother you. We don't understand Hindi that much. If you can maintain English only, it would be very comfortable. इंग्लिश एंड हिंदी में कॉम्बिनेशन करेंगे. शायद आपके साथ जो बैठे हुए हैं विल रिक्वेस्ट, तो इंग्लिश हिंदी विल डू इन इंग्लिश एंड हिंदी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, बिकॉज सम पीपल आर आल्सो फ्रॉम साउथ. There are some people from हाँ, Yeah, you continue, sir. Sorry to bother you. let people settle down. okay, please continue. Please continue. So, I would just like to highlight, in my presentation, 3 important aspects. The first one is when we look at the context in which we are discussing SDG and community forest, there are few things to note. One is that in the context of Adivasi and forest areas, the assessment that we have done on Forest Rights Act and its potential, we find that there is a strong correlation between tenure related issues and poverty. And most of the 188 districts which are Adivasi, where there are Adivasi and forest dwelling communities, are also areas which are highly poverty stricken. And so there is a correlation between tenure issues and poverty. Secondly, there are also landlessness. This is the second thing, because most of the land on which Adivasi communities live and depend on are all government land, either forest land or other kind of commons, and which are not recognized, and not vested. So that is the second thing. Land alienation and land transfer and conflict, resource related conflicts, leading to lot of deprivation, health issues, malnutrition, migration. So this is the context in which we discuss
Adivasi Community Forest and SDG. Talking about Forest Right Act, because Forest Right Act is one such law which bring a new governance mechanism. We have अच्छा सॉरी हिंदी में भी बीच बीच में करना पड़ेगा. तो फॉरेस्ट राइट एक्ट एक ऐसा कानून है जिसमें एक हमने असेसमेंट किया है कि पूरे इंडिया में अगर फॉरेस्ट राइट एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन होगा, अगर उसका फुल पोटेंशियल यूज होगा तो 1,77,000 1,77,000 villages with almost 200 million people, 20 crore people, both Adivasi and other traditional forest dwellers can get benefit, can get secure tenure and rights, community rights. And at least about 50 million hectares of land can be designated as community forest resources. And the independent studies, like studies done by many of us, highlight this potential of Forest Right Act. But even I have seen and found that the Ministry of Environment Forest in its report also claim that at least 40 million hectare of forest can be effectively protected through Forest Rights Act. Secondly, this is just not quantitative information, but last 18 years we all know कि हम सभी को ये पता है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट का जो फुल पोटेंशियल है वो इतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए, जितने राइट्स मिलने चाहिए. लेकिन जहाँ पे भी ग्राम सभाएं और संगठन मिलके फॉरेस्ट राइट का इस्तेमाल किया है, वहाँ पे कई सारे क्वालिटेटिव चेंजेस देखने को मिल रहा है जो इम्पोर्टेंट है एसडीजी के साथ देखना, लिंक करना. और यहाँ पे कई सारे साथी और संगठन यहाँ पे बैठे हैं कि जो इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया है, जो मतलब वो फील्ड में वो अभी भी उनको इफ़ेक्टिवली कैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट के जो पोटेंशियल है उसको उतारना, यहाँ से कई साथी और संगठन के लोग वो करते आ रहे हैं. पहला जो उसके पोटेंशियल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जगह पे ग्राम सभा इज़ इमर्जिंग एज ए इफेक्टिव गवर्नेंस मैकेनिज्म. एंड दिस इज़ अ ग्राम सभा जो पंचायत का सभा नहीं है. दिस इज़ अ डायरेक्ट, बिकॉज फॉरेस्ट राइट एक्ट एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करता है और ग्राम सभा एट द कम्युनिटी लेवल, आदिवासी कम्युनिटी लेवल के बारे में बात. और ऐसे ही ग्राम सभा धीरे धीरे लास्ट 18 साल में इमर्ज कर रहे हैं आदिवासी एरियाज़ में, जो एक इफ़ेक्टिव रिसोर्स गवर्नेंस का मॉडल, कम्युनिटी फॉरेस्ट और रिसोर्स गवर्नेंस का मॉडल ला रहे हैं. तो द फर्स्ट जो क्वालिटेटिव आ रहा है कि वो गवर्नेंस के जो आउटकम्स आ रहे हैं. और ये गवर्नेंस के जो गवर्नेंस के चेंजेस आ रहे हैं और गवर्नेंस को जो स्ट्रेंथन कर रहा है फॉरेस्ट राइट एक्ट, वो इसलिए आज ज़रूरी है कि आज जो फॉरेस्ट के लॉज में बदलाव हुए हैं पूरे देश में, और वो जिस तरह से फॉरेस्ट को रीक्लासीफाई और रीडिफाइन कर रहा है, जैसे आपने फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट का सुना होगा, तो एक तरह से अगर कोई फॉरेस्ट को और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट को बचा सकता है और उसका गवर्नेंस का जो डायरेक्शन दे सकता है, तो वो फॉरेस्ट राइट एक्ट ही है. दूसरा, इसका बहुत सारे जगह पे जो कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस, जो एक इंडिया का एक रिच कल्चर है और ट्रेडिशन है कि कम्युनिटीज़ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कर रहे हैं. उड़ीसा में जो कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, वन पंचायत है उत्तराखंड में, और कई सारे आदिवासी इलाकों में फॉरेस्ट राइट एक्ट. और पिछले 18 साल में देखा गया, उड़ीसा से मैं आपको कई सारे आई कैन गिव यू 100 ऑफ एग्जाम्पल्स जहाँ पे कलेक्टिव जो कम्युनिटी फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन है उसको अभी लीगल रिकॉग्निशन मिला है आफ्टर सो मेनी ईयर्स, आफ्टर अ स्ट्रगल ऑफ 40 ईयर्स 50 ईयर्स प्री इंडिपेंडेंस. जो उनको लीगल रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था, वो कलेक्टिव सिस्टम को वो अभी उनको रिकॉग्निशन मिला है. और वो आप टाइटल्स में भी देख सकते हैं, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स के जो टाइटल्स मिल रहे हैं, जो लीगल रिकॉग्निशन मिल रहा है, ओवर लार्जर फॉरेस्ट एरियाज प्रोटेक्टेड कॉमनली बाय कम्युनिटीज़, आदिवासी एंड अदर कम्युनिटीज़. तीसरा, लाइवलीहुड्स और एम्प्लॉयमेंट का. और महाराष्ट्र में प्रोफेसर गीतांजय, उनके टीम और TISS के कई सारे स्टडी है जो एस्टैब्लिश कर रहा है कि दिस इज़ वन मैकेनिज्म, द फॉरेस्ट राइट्स एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैप एंड मिसिंग लिंक इन SDG विच इज़ द लाइवलीहुड्स एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन ट्राइबल एरियाज, वो बहुत इफेक्टिवली उसको एड्रेस कर रहा है. इन सम ऑफ द विजिट्स विच आई हैव डन, जो मैं गढ़चिरौली, अमरावती वहाँ पे गया हूँ, वहाँ पे फॉरेस्ट राइट्स रिकॉग्निशन और नरेगा एम्प्लॉयमेंट को साथ में जोड़ते हुए वी हैव सीन दैट जो परसेंटेज ऑफ वर्क
has increased up to 200 to 300%. मतलब और ज़्यादा से ज़्यादा वो महिलाओं को बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि जो कम्युनिटी फॉरेस्ट वो यूज़ ही नहीं कर पाते थे, बिकॉज इट वॉज सो मच अंडर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स कंट्रोल. दे वर नॉट एबल टू यूज़ forest produce, not able to use other common resources. They are effectively using that, integrating that into community plans and making effective use of those resources. तो वो काफ़ी उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और लाइवलीहुड का अपॉर्चुनिटी दिख रहा है. ऐसे कई सारे उदाहरण है. हमने एक स्टडी भी किया है जिसमें ये सारे गवर्नेंस, एम्प्लॉयमेंट, लाइवलीहुड्स, इम्पॉर्टेंटली क्लाइमेट रेजिलियंस, आजकल हम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं. वी हैव डन ए स्टडी टू लुक एट क्लाइमेट पॉलिसीज एंड व्हाट आर द पोटेंशियल दैट फॉरेस्ट राइट रिकॉग्निशन, CFR रिकॉग्निशन प्रोवाइड, व्हाट आर द पोटेंशियल. तो उसमें हमने देखा है कि फॉरेस्ट राइट में जो डाइवर्सिटी ऑफ राइट्स, जो 15 सेट ऑफ डिफरेंट राइट्स है, वो एक मल्टी फंक्शनल फॉरेस्ट को वो सस्टेन करता है. इफ़ यू लुक एट द फॉरेस्ट सिचुएशन नाउ, वन ऑफ द मेजर थ्रेट इज मोनोकल्चर प्लांटेशंस, and the only way to counter monocultures and the kind of जो लैंडस्केप्स में अभी हो रहे हैं प्लांटेशन जो रिप्लेस कर रहे हैं नेचुरल फॉरेस्ट फूड को, इज़ टू सस्टेन मल्टी फंक्शनल फॉरेस्ट. एंड वी हैव डन केसेस, केस स्टडीज़ एंड एग्जाम्पल वी हैव सीन जहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट में ही जो प्रावधान है CFR का, उसका इस्तेमाल करके पीपल आर एबल टू सस्टेन एंड बिल्ड मल्टी फंक्शनल फॉरेस्ट दैट इज़ प्रोवाइडिंग फूड, लाइवलीहुड एंड अदर बेनिफिट्स. सेकेंड पार्ट ऑफ दिस इज़ जो लिंकेज. अगर इतना पोटेंशियल हमको दिख रहा है, और ज़्यादा पोटेंशियल भी हो सकता है, उसमें और स्टडीज़ करने की भी ज़रूरत है. क्यों नहीं हो पा रहा है? उसका एक 2-3 कारण ये है कि एक तो फॉरेस्ट राइट एक्ट का जितना इम्प्लीमेंटेशन पूरे देश में होना चाहिए, अभी तक वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है. आवर ओन स्टडी सेज दैट इफ़ देयर इज़ अ पोटेंशियल टू डेजिग्नेट 40 मिलियन हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट एज कम्युनिटी फॉरेस्ट, उसमें से अभी तक 18 साल में ओनली 5 to 10% ऑफ एरिया इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज कम्युनिटी फॉरेस्ट एरियाज. तो 90-95% ऑफ कम्युनिटीज आर स्टिल लेफ्ट आउट फ्रॉम द कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स और फॉरेस्ट राइट एक्ट. सेकेंड इज़ इन एरियाज वेर एवर कम्युनिटीज़ हैव गॉट राइट्स, वो इसलिए इफ़ेक्टिवली उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज द एक्सरसाइज ऑफ राइट्स आर रेस्ट्रिक्टेड बाय वेरियस लॉज. अभी कोरापुट से भी हमारे साथी हैं, विद्युत भाई हैं, वो बताएंगे कि पूरा फॉरेस्ट प्रोड्यूस उड़ीसा में जो स्ट्रगल चल रहा है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस अभी फॉरेस्ट राइट एक्ट में वो ग्राम सभा खुद कर पाना चाहिए, उसके प्रोविज़न है. लेकिन जस्ट बिकॉज द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज़ नॉट प्रोवाइडिंग द ट्रांजिट परमिट, वहाँ पे कई सारे ग्राम सभा कोरापुट में, कलाहांडी में और दूसरे जगह पे दे आर नॉट एबल टू सेल फॉरेस्ट प्रोड्यूस इवन, एंड दैट इज़ very adversely affecting there. So exercise of community rights or other kind of rights has been a major problem. And third is there are this host of different kind of laws. I mentioned about Forest Conservation Amendment Act and the amendment made in the rules, but there are many other laws that are very badly affecting Forest Right Act implementation and creating roadblocks and different kind of obstruction in realizing these rights. And that is something which you can link. And last part of it, I would say that कि क्या करना चाहिए SDG के संबंध में. I think it is good that we realize, and that is the first statement that was made, that there is a missing link, community forest and SDGs. I think, and we now have to think कि एक effective mechanism होना चाहिए in the entire SDG structure and its implementation to integrate Forest Right Act. It is time that Forest Right Act should be mainstream in SDG as well as in all other governance and developmental agenda of this country, वो जो अभी तक हुआ नहीं है. And secondly, I would also say that especially in this election, there are number of demands being made by आदिवासी organization and group. बहुत सारे जगह पे लोगों ने अपने डिमांड्स रखे. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात अभी इलेक्शन में ये आया कि बियॉन्ड फॉरेस्ट राइट एक्ट नाउ देयर इज़ अ ग्रेटर डिमांड टू रीविजिट आदिवासी गवर्नेंस इन आदिवासी एरियाज to enforce some of the
important, aspects of governance, which are the Gram Sabha Sarkar, as well as a federated structure of governance over a larger landscape, which can ensure all that we discuss, forest tenure security, livelihoods, and many other, even larger conflict-related issues can be effectively addressed. तो ये जो नए चीज़ें हैं उसमें मुझे लग रहा है कि और काम करना चाहिए और उसको इफेक्टिवली SDGs के अंदर इंटीग्रेट करना चाहिए. I think I should stop here. Thank you. Okay, thank you तुषार भाई. I think one of the important reasons ये सेशन का जो मूल उद्देश्य यही था, how to link and find possible ways to link between Forest Rights Act and the SDG goals. तो there are 17 SDG goals और ऐसा कोई गोल नहीं है जो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स के साथ जुड़ा नहीं है. खास करके अगर हम देखें गोल नंबर 1 जो फोकस करता है नो पॉवर्टी, व्हेन वी से नो पॉवर्टी, बट तुषार भाई ने जो बात रखी कि 1,77,000 विलेजेस आउट ऑफ 6,48,000 विलेजेस आर in one way or other way going to benefit when you effectively implement Forest Rights Act. And दूसरा उन्होंने जो सुझाव भी दिए कि फॉरेस्ट राइट्स को हम सिर्फ एक लैंड रिकॉग्निशन राइट्स तक सीमित ना रखें, बट वी नीड टू लिंक, इवन पॉलिटिकल पार्टीज आल्सो स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट फॉरेस्ट राइट्स इज बियॉन्ड रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स. वी नीड टू आल्सो link forest rights with the larger commitments that governments are making, whether at the international level पे जो Paris Agreement में बात हुआ है कि इंडिया will go for 5 million hectares of plantations. अब अभी जो बात हो रहा है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का बात हो रहा है, और लिंकिंग मैनी अदर इम्पोर्टेंट गोल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो उस हिसाब से आई थिंक देर इज़ ह्यूज पोटेंशियल हाउ टू लिंक, बट one of the suggestion is to think beyond recognition. Recognition will continue because we have only implemented 12% of the potential area, but parallelly ये दूसरे जो जहाँ पे recognition हुआ है किस तरह उसको linkage करना. Thank you so much. उसके बाद जो दूसरे important provision है Forest Rights Act के, especially section 3(1)(c) जहाँ पे बात रखा गया है एक्सक्लूसिव राइट्स फॉर द कम्युनिटी मेंबर्स ओवर NTFP, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर. और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में ये प्रावधान भी रखा गया है कि देर आर राइट्स एज वी ऑल नो, कोई भी राइट ऐसे इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स आर आल्सो नॉट एब्सोल्यूट राइट्स, देर आर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस. बट सेक्शन 3(1)(c) में जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को पहली बार एक मान्यता मिला है, जहाँ पे एक्सेस, यूज, डिस्पोजल एंड सेल ये सभी राइट्स दिया गया है फॉरेस्ट डवेलर्स को. तो उसमें जो लिंकेज है खास करके लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह से क्रिएट हो सकता है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट सिस्टम स्टेट शुड प्रोवाइड सो दैट द गोल ऑफ SDG स्पेशली इम्प्रूविंग द लाइवलीहुड ऑफ कम्युनिटी कैन बी अचीव्ड. तो उस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ AB ओता सर है, जो TRTA के डायरेक्टर जब थे. बहुत सारे ऐसे एनेबलिंग ऑर्डर्स उड़ीसा गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स ने उनको एनफोर्स किए थे, एंड वी वांट टू हियर द एक्सपीरियंस एंड आल्सो फ्यूचर स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए SDG के साथ लिंक करने में. Thank you Gitanjaya and all esteemed panelists and friends. Let me tell you that the Forest Right Act is a historic legislation. सुनाई दे रहा है पीछे? हाँ, great. My take was the CFR should have been taken first and then the IFR. Probably the country has done a mistake. I have been involved with the FRA before its announcement in 2006, and that is my strong thing which I would like to put. You see, if you look at the FRA in letter and spirit, for the first time it has the government has admitted that historic injustice has been done. And when we see all the provisions of FRA, it could be individual forest right, CFR, CFRR, even habitat right. This is nothing but recognizing the cultural practices, the tribal culture, I must tell you, or the culture of the traditional forest dwellers has been recognized, and this is at the top of the agenda.
And I have been telling, I am an anthropologist at the same time, I am a bureaucrat, and I have also implemented and done research over the years. Let me tell you, no culture will survive unless it is seen as a livelihood option. And probably Forest Right Act, I am pretty sure, falls in that light. We have been, granting IFR for a very long time. Now, the turn has come for the CFR, CFRR, as well as habitat right. But merely granting it is not end of it. We have to see that the forest right conferment has been seen as a livelihood option. What are we doing and what we should do? And have we really worked in that direction? Let me tell you, not that I am from Odisha or I was involved in the process, but let me tell you, Odisha is the pathfinder. It has shown the way as to how convergence can be made with the forest rights to earn a decent livelihood, which is the intent of Forest Rights Act. Now we'll come straight to CFR, you see. CFR is, हाँ सर, हिंदी थोड़ा हिंदी हिंदी में हम नहीं बोल पाएंगे, अच्छा मैं ट्रांसलेट कर लूँ, ये बोल देंगे आपको, ठीक है. So you see, मैं ट्रांसलेट कर ठीक. हाँ. CFR is definitely such a thing that if it can be handled properly, it can earn a sustainable source of livelihood. Apart from the climate change and other things. I'll just try to tell you what are the possibilities which probably can be explored. Little bit of research, my Tribal Research Institute, when I was the director, we had done, and that can pave probably the way as to how we can ensure that livelihood can be tapped from the CFR. I remember in 2000, my erstwhile colleague is here, he will correct me. In 2019-20, what we did, we started a study in 10 districts of Odisha to identify which are those potential springs which can generate water, but the water is not being tapped. Yet, there are huge patches of land where nothing, not even a blade of grass is growing. We identified about 560 odd perennial springs. We had done scientific study as to how much, water, in all seasons, how it is varying and how it is coming out. Which are those, springs which need regeneration, rejuvenation. And we did a mapping exercise. Very sadly, government didn't take it forward. I am saying even for my state, government didn't take it forward. But if that can be seen and that can be tapped, probably huge patch of land which is not used for any purpose can be meaningfully used. Many villages which are water scarce villages, drinking water can be provided. And even water channels can be made. We had suggested. The report is available, not only available with the institute, it is available in the public domain. One can come and see that. And there's a portal which also we have developed where you can see many, many things in respect of that study. So this should be done everywhere so that, sustainable source of livelihood can be generated. Second thing I must tell you, which is known to everybody, but then I must tell you, tribals are dependent on forest for the survival, that quite a substantial chunk of their, livelihood resources are drawn from there. But they get peanut from that. Unless and until value addition is done in respect of the minor forest produce, which is getting collected from CFR, CFRR, whatever claims we have given, probably the livelihood cannot be taken care of.
So I think we must have to make, again I am going back, mapping. We must do mapping of parcels of CFR land which has been given to communities, and in each cluster or parcel we should try to find out how units can be set up so that the value addition of the MFPs can be done and it can earn them manifold. We had a third important thing I would like to tell you. You find over a period of time, an analysis was done, not by me, but probably I have seen somewhere, could be TIS or something, I don't know. But you will find that over a period of time, the MFP production is reducing. It is due to monoculture. That is something probably we have to give thrust. If we give thrust to that, I am pretty sure, source of livelihood or income generation can be ensured over a period of time. Fire, we had done a study both in Madhya Pradesh and Odisha. The forest fire study, that also we had done in 2021, I believe. That forest fire study also came up with a very interesting, finding, which shows that if forest fire can be curbed, can be arrested, then a lot of, resources which you are losing, we can capitalize. And Ministry of Tribal Affairs had given me the mandate to come up with a guideline. We had come up with a guideline which was to be circulated to all the departments, all the state governments and Forest and Environment Ministry also, what should be done. So that is something, which is need of the hour. One can have a look at that, and forest fire needs to be arrested. Maybe each state may have some kind of a mechanism of their own, I don't know. But then this is something which we need to do at any cost. One more thing you see, before I forget, I must tell you, is compensation in case of relocation. You must have come to know during last 1 year, there has been a major change in the Forest Act, FRA, Forest Conservation, wherein government has the upper hand. It can acquire forest land, even if we have given title to them. But there is no mechanism in place as to how compensation will be provided. On this also, we have done a study, and we had submitted to state government after a lot of consultation with expert groups. Maybe you were a part of that, as to how to compute, the compensation that can be given in case of relocating or in case of, acquiring land. It is not there. Another important thing is that we have wildlife sanctuaries. If you look at wildlife sanctuaries, you will find that even now families are getting relocated. Big parcel of land is taken by the forests. Neither it is getting settled in name of the tribal people, nor any compensation is provided to them. You have LARR Act 2013, you have PESA Act, you have FRA. Somehow or the other, there is no clearly spelled out mechanism by which these people will be addressed. 3 minutes. I'll take 2 minutes. And convergence is something which Tushar was mentioning. After we settle the land in favor of the community, we must see which departments need to work together so that this livelihood issues and climate the climate issues can also be addressed. That is not happening.
And in Odisha, what we have done, the Forest Department, the Tribal Department, Revenue Department and Panchayati Raj Department, these 4 departments, secretaries have issued a joint letter. And that joint letter issued to all collectors, all departments, all district, officials who are heading their units has remarkably worked. If such a thing can be done in other states, which is very much possible, probably that will go a long way in addressing this issue. The last thing I must tell you is lack of a CFR management plan directive. There is no such directive from Government of India. Whatever each state is trying to do, they are trying to do on their own. This is a central act. We have CFR as an important, title that we are giving to the community. But we have not clearly indicated how it will be taken forward. In the absence of that, there is a lot of problem, particularly the Forest Department is creating a lot of problem without any aspersion to you, sir. Not at all. I'll speak better than you. Bitter and better than me, I know. You see, that is something, which is plaguing the entire livelihood issues, implementation of CFR. I think that is something which should be looked at. Perfect. Lastly, most of the states now, following the footsteps of Odisha, we are the first state, we did, the FRA Atlas. Now, FRA Atlas is a must for all the states. Now it is coming up. If we are little ahead of other states, it is only because of the fact that we had done a FRA Atlas long back, which became a Bible for us, which became a reference point for us to go ahead. I wish that all the states should go forward with this. And, I'll further speak, one more point. Why Odisha has succeeded and why other states can also, excel is right from the beginning, Government of Odisha has taken into confidence the CSOs, the civil society organizations. They are very much with us as an equal partner. And we have always dealt with the community. We have always gone, in a squad approach so that no place is missed out. And those are the reasons for which we have come thus far. If all these things are put together, I am sure the SDG goals, which converge basically to these issues which I have said, can become a great success. Thank you. मैं ब्रीफली हिंदी में ट्रांसलेशन करने के लिए कोशिश करूँगा जो इम्पोर्टेंट मुद्दे ए बी ओता सर ने बताए। एक तो हम सभी लोग को पता है जब भी कोई स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव खास करके ऑफिसर आते हैं वो अपना स्टेट को हमेशा लीडिंग स्टेट बताएंगे, ओके, बट नेवरदलेस ओडिशा इज़ वन ऑफ द लीडिंग स्टेट्स जब हम कंपेयर करते हैं दूसरे राज्य के, महाराष्ट्र, क्योंकि सिर्फ डाटा बेस भी नहीं, पूरे दूसरे जो सब्सटेंटिव आउटकम भी आया है तो ओडिशा के ट्राइबल डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड TRTI जो एक रिसर्च सेंटर है, पूरे देश भर में हर एक स्टेट में आपके जो ट्राइबल डिपार्टमेंट और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जो रिसर्च विंग है उनके माध्यम से क्या क्या काम होना चाहिए, तो उन्होंने अपने ओडिशा का एक्सपीरियंस रखे। TRTI ने बहुत सारे रिसर्च स्टडीज़ अंडरटेक किए हैं जिसमें फॉरेस्ट राइट्स से जुड़े हुए लाइवलीहुड हो, फॉरेस्ट मैनेजमेंट हो, ये सबको रिसर्च करने के बाद एविडेंस बेस्ड रिसर्च कैसे पॉलिसी में वो फॉर्मुलेट हुआ, तो उनका वो ब्रॉड स्टेटमेंट था। लेकिन जो एनेबलिंग ऑर्डर था खास करके ओडिशा में जब ये शुरुआत हुआ था कन्वर्जेंस को लेके, पूरे देश भर में बात हो रहा है रिकॉग्निशन का, लेकिन कन्वर्जेंस का पहला प्रक्रिया शुरू हुआ ओडिशा में एंड सब्सिक्वेंटली महाराष्ट्र बिकेम
लीडिंग स्टेट, Yes. ये दोनों स्टेट में कन्वर्जेंस के बहुत सारे एनेबलिंग ऑर्डर्स आए हुए हैं। तो वो एनेबलिंग ऑर्डर इंक्लूड के कन्वर्जेंस में कैसे लाइन डिपार्टमेंट के ग्रांट को फॉरेस्ट राइट्स होल्डर के साथ जुड़ना। तो उनका वो जो इंडिपेंडेंट एक स्टडी था 10 डिस्ट्रिक्ट में, खास करके इरिगेशन फैसिलिटीज़ को लेके, IFR लैंड जो मिला है वहाँ पे कैसे लैंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, तो वो था। दूसरा फॉरेस्ट फायर को लेके भी जो बहुत सारा एविडेंस आ रहा है उड़ीसा से, दूसरे राज्यों से भी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट्स में उड़ीसा में देखें खास करके नयागढ़, रायगढ़, करापुट, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में फॉरेस्ट फायर कैसे रिड्यूस हुआ है आफ्टर राइट्स रिकॉग्निशन होने के बाद। उसके बाद उनका ये कहना था कि ज़्यादातर फोकस NTAP में हो रहा है, लेकिन एक NTAP में भी सभी NTAP पे फोकस नहीं हो रहा है। जैसे उड़ीसा में ज़्यादातर केंदुलीप पे फोकस हो रहा है, और उसमें क्या हो रहा है कि सस्टेनेबल प्रैक्टिस कैसे होना चाहिए, उसमें भी हमें ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद उड़ीसा स्टेट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरवेंशन रहा, जहाँ पे जंगल अधिकार मिला है, जो जंगल ज़मीन को माइनिंग के लिए और दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए लिया जा रहा है, तो वहाँ पे कॉम्पेंसेशन कैसे क्वांटिफाई किया जाए जो लॉस हुआ है, और उनको लोगों को कॉम्पेंसेशन कैसे मिले। तो उस तरह का एक स्टडी भी शुरुआत हुआ है। और फाइनली उनका ये कहना था कि CFR मैनेजमेंट प्लान के लिए कोई एक डायरेक्टिव अभी तक ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं हुआ है। बहुत सारे कमेटी बना है इस बीच में, NC सक्सेना कमेटी भी था, और हमारे साथ जुड़े हुए मोहन भाई एंड दूसरे मिलिंद भी है शायद यहाँ पे, बहुत सारे लोग जो प्रक्रिया में जुड़े हुए थे। और हर एक स्टेट में अपना एक गाइडलाइन है, लेकिन वी नीड टू स्ट्रीमलाइन दिस प्रोसेस, जिसके द्वारा सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट हो सकता है। आई थिंक और कुछ अगर छूट गया हो तो जब टी ब्रेक होगा ओता साहब से आप लोग बातचीत कर सकते। ना उड़ीसा के बाद मैंने इसी स्टेट लेवल पे दूसरा एक स्टेट जहाँ पे बहुत सारे स्टडीज़ भी हुए, इनफैक्ट आई डोंट नो राइट टर्म होगा कि नहीं, ये फोरम पे एक FRA का अगर टूरिज्म बताया जाए, Yes. FRA के टूरिज्म, तो वो गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट है। Yes. तो बहुत सारे फॉरेस्ट ऑफिसर हो, ट्राइबल डिपार्टमेंट के अधिकारी हो, रिसेंटली ट्राइबल डिपार्टमेंट झारखंड से भी एक आवेदन आया है कि दे वांट टू कम टू गढ़चिरौली। गवर्नर ऑफिस के बहुत सारे ऑर्डर्स भी आए हुए हैं। तो गढ़चिरौली का खासियत क्या है, एंड वाई मैनी स्टेट्स मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर लुकिंग एट गढ़चिरौली। Example. तो गढ़चिरौली में ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं इन द लास्ट 18 ईयर्स में। और सुबह आप लोगों ने देवाजी भाव को सुने कि किस तरह का उनका जो एक था डिसेंट्रलाइज ग्राम सभा मॉडल, बट गढ़चिरौली के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो इंटरवेंशन हुए, आई थिंक वन ऑफ द फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री वेयर यू सी नंबर ऑफ प्रोग्रेसिव ऑर्डर्स। और उस बात को रखने के लिए हमारे साथ चेतना लातेकर है। चेतना जी, मैं खड़ी होके बोलना चाहूँगी। सभी को नमस्ते एंड जय सेवा। मेरा नाम चेतना लाटकर है और मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप फ्रॉम गढ़चिरौली। और जैसे सर ने बताया कि आई डिड माय मास्टर फ्रॉम टाटा इंस्टीट्यूट, और वहाँ से जाने के बाद एक 2-3 स्टेट में लाइवलीहुड के लिए काम करने का मौका मिला। गढ़चिरौली में स्टडी के पहले की जो मैंने गढ़चिरौली देखा और अभी मैं काम कर रही हूँ वो गढ़चिरौली इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। शुरू से ही मेरा महिलाओं के साथ काम करने का मुझे मौका भी मिला है, और उस दौरान पूरी गढ़चिरौली को बहुत अलग नज़रिए से देखा। तो जहाँ पे फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड ये जो बात है उसको हम काफ़ी अच्छी मात्रा में कर सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे कॉन्वर्जेंस कमेटी और कॉन्वर्जेंस की बात हो रही थी। तो ये बहुत ही ज़रूरी पार्ट है, क्योंकि ग्राम सभा मतलब कम्युनिटी, देन सिविल सोसाइटीज़ और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या एडमिनिस्ट्रेशन, तीनों अगर एक साथ आते हैं तो क्या अलग हो सकता है। इसका एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखना चाहेंगे तो एकल का जो प्रोजेक्ट रहा है, उस टाइम पे जो कलेक्टर थे संजय मीणा सर, उन्होंने शुरू किया हुआ, और इस एकल के थ्रू जो मोबिलाइजेशन गढ़चिरौली में हुआ, क्योंकि गढ़चिरौली वैसे भी CFR मिला हुआ पहला डिस्ट्रिक्ट जिसमें मेंढाले का गाँव था, और उसके साथ साथ फिर 1447 मतलब 1447 क्लेम्स इन 1107 विलेजेस में। सो लगभग 5 लाख हेक्टर CFR लैंड सिर्फ गढ़चिरौली में है।
और उसमें अभी अगर देखा जाए तो प्राइवेट इंक्रोचमेंट सबसे ज़्यादा होना शुरू हुआ है। और अगर हम लाइवलीहुड की बात करते हैं फॉरेस्ट बेस्ड, तो ये भी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है कि तेंदू और बाम्बू के अलावा हम कुछ और बात ही नहीं करते हैं। सो हाउ दिस CFR ग्राम सभा विल सस्टेन बेस्ड ऑन फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड, तो वहाँ पे कुछ ऐसे GR गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से आए हुए हैं जिनका सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन होने से भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए एकल का ये इनिशिएटिव जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के फंड से हमें शुरू करने का मौका मिला। एकल इज़ ए यूनिक, और जितने भी CFRMC बनना ज़रूरी है इस CFR विलेजेस में, उनको स्ट्रेंथनिंग करना ये एक पहला एजेंडा लेके हमने एकल की शुरुआत की। और इसके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी साथ में आए जो गोंडवाना यूनिवर्सिटी वहाँ पे है। उसके बाद जो सिविल सोसाइटीज़ पिछले 8, 10, 15, 20 सालों से गढ़चिरौली में इन ग्राम सभाओं के साथ, इन गाँव के साथ काम कर रहे हैं, जैसे देवाजी काका, मोहन भाई है, केशव काका है, या फिर AAA है, इन सबके एक्सपीरियंस से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऐसा मॉड्यूल डेवलप किया जो कम्युनिटी को सीधे से सही से समझ में आए। और उसमें बहुत कुछ नहीं तो इम्पोर्टेंट जो एक्ट्स है, जैसे कि हम पैसा एक्ट जो बहुत ही ज़्यादा पैनामे पे जिसका फ़ंड यूटिलाइज होता है, उसके बाद FRA एक्ट, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, नरेगा जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आपका फॉरेस्ट आप कंजर्व नहीं करोगे तो फॉर नेक्स्ट जनरेशन यू कांट सी एनीथिंग। और वो ध्यान में रखते हुए आपको अगले 10 साल में आपके फॉरेस्ट का एक मैनेजमेंट प्लान बनाना है ताकि आप इन कामों को आगे ले जा सकते हैं। और साथ ही में ये बहुत ज़रूरी था कि हर एक ग्राम सभा को बुक कीपिंग आना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर गांव में जा रहा है तो उसे यही पूछ रहा है कि तुमने लैक्स ऑफ ट्रांजैक्शन किया है तेंदू का, बट उसका तो कुछ भी लिखा पढ़ी तुम्हारे पास है ही नहीं। एंड दैट रीज़न देयर वाज सम कुछ इश्यूज़ वहाँ पे हुए कि कुछ ग्राम सभाओं के बैंक अकाउंट भी सील करवाए गए थे उस टाइम पे, ताकि वो उनके पास पूरा हिसाब नहीं था या फिर और कुछ अलग चीज़ें हो पाई थी। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए ये 7 डेज़ रेसिडेंशियल ट्रेनिंग टू CFRMC मेंबर, और उसी का फिर 7 डेज़ ट्रेनिंग फॉर प्रैक्टिकल कि आप गांव में जाके ये सारी चीज़ें गांव वालों को सिखाएं। सो राइट नाउ विथ एडमिनिस्ट्रेशन आउट ऑफ 1100-700 ग्राम सभाएं हमसे जुड़ी हुई है, और इसके थ्रू लगभग 2000 लोगों का ट्रेनिंग कर चुके हैं, और दिस प्रोसेस विल गोइंग ऑन। अब ये सारी चीज़ें करने के लिए सिविल सोसाइटीज़ के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे वो तो ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग का पार्ट बने ही, बट अगेन इट विल बी अ टू मच डिपेंडेंसी ऑन देम। हमने उन्हीं ट्राइबल यूथ में से 150 यूथ का एक पूल ही तैयार किया है एज अ ट्रेनर। सो इन गढ़चिरौली वी हैव 150 प्रॉपर ट्रेनर जो बुक में जितने भी एक्ट्स या GR आए हैं वो अच्छे से गाँव वालों को पढ़ा सके, और दे आर जस्ट रिसोर्सफुल फॉर एंटायर गढ़चिरौली, क्योंकि गढ़चिरौली में 12 ब्लॉक्स है, और फ्रॉम 25 हेक्टर टू 2200 हेक्टर तक की लैंड का उनके पास टाइटल्स है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है टू वर्क ऑन दैट। तो इसलिए ये रिसोर्स पूल अभी नॉट फॉर ट्रेनिंग एज वेल एज विलेज लेवल जितने भी काम है उसके लिए भी वो हेल्प कर रहे हैं टू मेक अ मैनेजमेंट प्लान, बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्ड बनाना है, ये सारी चीज़ें हम उनके साथ कर रहे हैं, एज वेल एज जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम ग्राम सभा को दे सकते हैं वो भी कोशिश रही है। तो हमारा एकल का जो प्रोजेक्ट है वो 3 पार्ट में है। 1 इज़ अ ट्रेनिंग फॉर अ कैपेसिटी बिल्डिंग, सेकेंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर गांव को दे सकते हैं उसके लिए तैयारी करें, और तीसरा टू प्रमोट और हेल्प फॉर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑफ मार्केटिंग ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। और इस पूरे चेन में या इस पूरे प्रोजेक्ट में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें रही है। एक 12 सितंबर 2022 का ट्राइबल डिपार्टमेंट का जो GR आया है जिसमें ब्लॉक कन्वर्जेंस एंड डिस्ट्रिक्ट कन्वर्जेंस कमिटी भी बने, और उसके थ्रू जो भी मैनेजमेंट प्लान बना है उसको प्रेजेंट भी करें। एंड राइट नाउ 207 मैनेजमेंट प्लान सबमिटेड टू डिस्ट्रिक्ट कन्वर्जेंस कमिटी, और ये 10 साल का प्लान बनाने की जो प्रोसेस हुई है उसमें ये हमारे 150 जो भी ट्रेनर है उन्होंने हेल्प किया है। और ये पूरी प्रोसेस को बनाने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट,
रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, ट्राइबल डिपार्टमेंट, इन सारे डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो भी उसमें रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग मच अबाउट कि ये इतना सा हुआ और इतना कर दिया है। आई एम टू मच प्रैक्टिकल पर्सन और मैं ये जानती हूँ कि गढ़चिरौली में काम करना बिल्कुल भी आसान नहीं है फॉर दिस प्रोसेस, बिकॉज आई एम अ कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन, बट आई टेक लीड फॉर दैट एंड बेस्ड ऑन दैट आज चित्र वहाँ पे दिख रहा है। वो यही मानता है कि लोगों की ज़रूरत है और उसको आके ले जाने के लिए उनकी तैयारी भी है। सो अभी गढ़चिरौली में जो भी लेटर निकलता है फॉर कॉन्वर्जेंस कमेटी एज वेल एज कोई भी नरेगा का काम करना हो तो एक लेटर ग्राम सभा के नाम से जाता है, नॉट टू ऑर्गेनाइजेशन, नॉट टू डिपार्टमेंट, तो उस गांव के नाम से लेटर जाता है एंड दैट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर अस कि वो गढ़चिरौली में ये बात हो पाई है। द सेकेंड थिंग, 30 नवंबर 2021 का एक GR आया जहाँ पे ग्राम सभा नाउ इज़ द इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी फॉर नरेगा वर्क और उसमें इस ग्राम सभा को नरेगा के पोर्टल पे रजिस्टर्ड करना वन ऑफ द एक्टिविटी और उसके बाद ये ग्राम सभा सिर्फ CFR एरिया में काम करेगी एज ए एजेंसी। सो दे हैव देयर ओन बैंक अकाउंट ग्राम सभा के नाम का और उसके बाद अभी किसी मस्टर पे नरेगा के सबसे पहले CFRMC के अध्यक्ष और सचिव की साइन रहेगी, उसके बाद वो डिपार्टमेंट के पास जाएगा मस्टर रोल पे। एंड दिस एक्टिविटी इज़ ट्रिमेंडस इन गढ़चिरौली कि वो इन सारी चीज़ों को कर रहे हैं। राइट नाउ 285 महाराष्ट्र में गढ़चिरौली पहला डिस्ट्रिक्ट है जिन्होंने 285 ग्राम सभा को रजिस्टर्ड किया। 1,70,000 मैंडेज हम क्रिएट कर पाए और सबसे पहले जो एक्टिविटी हमने लिए है वो गोडाउन है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर अभी फॉरेस्ट प्रोड्यूस की बात करेंगे तो जब तक स्टोरेज कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, बार्गेनिंग पावर नहीं बढ़ेगी, ये हम मानते हैं। और इसी हिसाब से उनको गोडाउन मिले, जितना भी वाटरशेड की एक्टिविटी उसमें हो सकती है। इंक्रोचमेंट की बात आ रही है तो प्लांटेशन होना बहुत ज़रूरी है, वो इन सारे एरियाज़ में कैसे कर सकते हैं। ग्रेजिंग लैंड से वहाँ पे हम कितना ज़्यादा फॉडर डेवलप कर सकते हैं, उसके बाद नर्सरी डेवलपमेंट, ऐसे कुछ 10, 12, 20 एक्टिविटी है जिनको पूरे 10 साल के प्लानिंग में उन्होंने रखा हुआ है। सो अगर आप में से कोई भी वो 207 मैनेजमेंट प्लान देखेंगे तो 10 साल में एक गांव में लगभग 8 से 9, 10 करोड़ तक का काम हो सकता है। अब ये करने के लिए डिपार्टमेंट भी उतना ही एक्टिव हो रहा है, क्योंकि भले ही इज़ द पॉलिटिकल एजेंडा पर PM जनमन के थ्रू ये कुछ एजेंडे आगे जा रहे हैं कि जहाँ पे ये हर वीक में पूछा जाता है कि भाई व्हाट एग्जैक्टली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डूइंग इन PVTG एरियाज। और ये एकल का इनिशिएटिव नॉट ओनली फॉर गढ़चिरौली, अक्रॉस महाराष्ट्र अभी ये पूछा जाता है कि हाउ यू पीपल हैव डन दिस गुड जॉब। इसमें क्रूशियल रोल था जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, क्योंकि उनका 20 इयर्स का वर्किंग प्लान और ये मैनेजमेंट प्लान का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो जितना भी ये प्लानिंग हो रहा है उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। तो पिछले 2 साल से जिस तरीके का रिज़ल्ट हमें मिला है, एकल का अभी का जो इनिशिएटिव रहा वो काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि 2 पार्ट गढ़चिरौली में, एक नॉर्थ गढ़चिरौली और साउथ गढ़चिरौली। नॉर्थ गढ़चिरौली में डेफिनेटली कुछ सिविल सोसाइटीज़ काम कर रही है तो उसका एक इनिशिएटिव दिख रहा है, बट साउथ गढ़चिरौली में इस तरीके के काम होना वाज लाइक वेरी डिफ़िकल्ट ड्यू टू नक्सलाइट मूवमेंट एज वेल एज अदर थिंग्स। और फिर भी उस जगहों पे इस तरीके का काम होना इट्स अ गुड साइन फॉर अस एज वेल एज ग्राम सभा, और उनके नाम से ये एकल का प्रोजेक्ट आगे भी इसी तरीके से बढ़ेगा, ऐसा हम मानते भी और वो विश्वास भी है। और इसी के साथ अभी हम यही रुकते हैं। थैंक यू। तो बहुत धन्यवाद चेतना। आई थिंक बहुत ही कम ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं, खास करके जब हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बात करते हैं। बहुत सारे जगह पे टाइटल्स मिले हुए हैं, लेकिन टाइटल मिलने के बाद आगे क्या करना है देयर इज़ नो डायरेक्शन। और बहुत सारे कलेक्टर को भी ये CFR IFR मुद्दे पे उतना रुचि नहीं है। देश भर में बहुत ही कम ऐसे उदाहरण मिलेंगे, लेकिन जो कोलैबोरेशन हुआ वहाँ पे, खास करके सिविल सोसाइटी एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, 2009 से जब मेंढा लेखा को टाइटल मिला, फिर उसके बाद
जो ट्रांजिट परमिट मिला 2009 से लेके, और हमारे साथ बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं गडचिरोली से, एटलीस्ट 5 रिप्रेजेंटेटिव आई कुड सी, मोहन भाव, केशव जी है, देवाजी भाव, सुजन से हमारे साथी है, इवन सतीश सर है। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे मिलके काम किए वहाँ पे, एंड दिस इज़ समथिंग वेरी यूनिक, जहाँ पे तीनों स्ट्रैटेजीज को फॉलो किया गया। कोऑपरेशन भी हुआ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, कॉन्फ्रंटेशन भी हुआ जब ज़रूरत पड़ा, और लिटिगेशन भी हुआ। तो ये तीनों जो स्ट्रैटेजी रहा, गडचिरोली डिस्ट्रिक्ट के सिविल सोसाइटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन का भी खासियत रहा, ऑलवेज थोड़ा वेलकमिंग सिविल सोसाइटी मेंबर्स। इवन एकल प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ, सिविल सोसाइटी मेंबर्स को साथ में लेके कैसे करना है, उसके बहुत सारे क्रिटिसिजम्स भी हुए। इवन TISS ने भी एक इवैल्यूएशन स्टडी की एकल प्रोजेक्ट के, व्हेन इट वाज कमीशन बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड गोंडवाना यूनिवर्सिटी। तो हमने भी सुझाव दिए थे कि एकल प्रोजेक्ट को किस तरह से हम और स्ट्रीमलाइन कर सकते। बट डेफिनेटली गडचिरोली का जो एग्जाम्पल्स हमारे सामने है, वर्थ रेप्लिकेटिंग अदर डिस्ट्रिक्ट्स में, अदर स्टेट्स में भी ये रेप्लिकेट होना चाहिए। इवन रिसेंटली एक स्टडी भी हुआ था, एक इंडिपेंडेंट फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो पूरे देश भर में स्टडी किए, उसमें बहुत सारे मेंबर्स थे, लॉयर्स भी थे, ऋत्विक दत्ता एंड मैनी अदर मेंबर्स, मिलिंद भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे भी बहुत सारे उदाहरण आए हैं गडचिरोली से कि हाउ टू फॉलो दी गडचिरोली मॉडल। सो थैंक यू। और एक मुद्दे शायद रह गया चेतना जी के ये टॉक में, वो है महिलाओं का जो भागीदारी रहा, खास करके बहुत सारे जो ग्राम सभा से लेके जो उन्होंने मास्टर ट्रेनर क्रिएट किए हैं, उसमें ऐसे बहुत सारे महिला हैं जो खुद, इवन हमने भी कुछ सेशन को अटेंड किए गडचिरोली में, जहाँ पे उनका लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ, FRA, पैसा, मनरेगा, बायोडाइवर्सिटी एक्ट एंड पंचायत राज एक्ट, ये पूरे 5 एक्ट में इतने सारे अंडरस्टैंडिंग बना हुआ है। आई थिंक इट्स वेरी वर्थ फॉलोइंग। नाउ आई रिक्वेस्ट माय कलीग डॉक्टर अभिनंदन साइकिया, जो एक नॉर्थ ईस्ट के एक अलग पहलू है। फॉरेस्ट राइट्स में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टेट इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे, तो डॉक्टर अभिनंदन यहाँ पे। 5-7 मिनट में बैठ जाओ। सो सबको नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम अभिनंदन सैकिया है। अंग्रेजी में सैकिया बोलते हैं, पर हम लोग असम में बोलते हैं फॉइकिया। तो एक्चुअली आई यूज्ड टू टेल माय फ्रेंड्स दैट हम लोग एक्चुअली वी आर द मैक्सिकन्स ऑफ द ईस्ट, बिकॉज मैक्सिको में जनरली बोलते हैं मेहिको, बट वी द वर्ल्ड सेज मैक्सिको, एंड वी आर फॉइकिया बट द वर्ल्ड सेज सैकियास। सो एनीवे, सो मैं 30 गुवाहाटी के कैंपस में पढ़ाता हूँ। मैं गीतांजय के साथ, गीतांजय से मुंबई में he is related with environmental issues. I also teach environmental issues in Guwahati campus. I was listening to all the conversation. In fact, मुझे लगा कि मेरा जो कटोरी में चीज़ था वो ड्राई होके जा रहा है ही नहीं कुछ। अब सर है, सर will be giving his own examples, but so then I was thinking how to start with. तो बात ये है कि when we look into the entire episodes of community forestry, और जैसे कि उत्तर पूर्व भारत का अगर हम लोग उल्लेख करें, तो I remembered examples from Odisha, and in history when you read, we read something like Ongo Bongo Kolingo. So it's like from Assam, Bengal and Odisha, we are again connected. No doubt we have a distinct, political boundaries are different, but then we have a cultural affinity at some point of time. So what I'm trying to make it a point here is that the episodes of community forestry, हालांकि वो उत्तर पूर्व में हो या दक्षिण भारत में हो या I hope my Hindi is okay, तो पश्चिम भारत में हो, उसका जो आकार है टू द एक्सटेंट इज़ मोर और लेस सिमिलर। हालांकि भारतीय संविधान में इफ़ यू लुक इनटू इट, शेड्यूल 6 के दौरान मतलब जो भी वहाँ के जो लोग हैं, मतलब जो वहाँ के जो कम्युनिटीज़ हैं इन नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व भारत में, उन लोगों को स्पेशल एक प्रोविज़न दिया गया है। वो मेघालय में भी है, वो आपका कुछ जगह पे मिजोरम में भी है, कुछ जगह में असम में भी है, एंड देयर इज ऑल्सो आर्टिकल 371 स्पेशली गिवन टू स्टेट ऑफ नागालैंड, जहाँ पे कस्टमरी लॉ को रिकॉग्नाइज करते हैं।
हालांकि if you look into the Forest Rights Act of India, which has come in 2006, and if you somebody asks what is the nature of Forest Rights Act, when you try to percolate it into the platform of Northeast India, dynamics is a bit different, because it is not something that community do not have rights, but then the issue is also about development. Because why am I bringing the issue of development here? Because of late we might have heard about in Environment Impact Assessment Report, which has come in 2020, which was basically a draft report, and it was considered to be a bit draconian in the sense of going against the environmental ethos. अभी इसको देखा जाए तो उत्तर भारतवर्ष में लोग कहते हैं कि LTC मिल गया, सरकारी नौकरी है, चलो उत्तर पूर्व भारत चलते हैं, वहाँ पे काजीरंगा का गेंडा देखेंगे। अब काजीरंगा का गेंडा भी देखना है, डेवलपमेंट भी चाहिए, रास्ता भी बनाना है। अब गेंडा को तो मालूम नहीं है ना कि कौन सा रास्ता मतलब गवर्नमेंट ने वो किया, कौन सा रास्ता गवर्नमेंट का नहीं है। तो बात ये है कि वी हैव एक्चुअली द होल इशू इन नॉर्थ ईस्ट इज मोस्टली बीइंग अंडर द मोज़ेक ऑफ डेवलपमेंट, under the mosaic of all the issues related to communities interface with the society. At the same time, there are also the consideration of biodiversity. In fact, Northeast में कहा जाए तो biodiversity का hotspot, there are 3 biodiversity hotspots. One is Indo-Burma, one is Eastern Himalaya, and one is Indo-Malayan, which is a newly found biodiversity hotspots. Interestingly, Guwahati is a composition of Indo-Burma and Eastern Himalaya, where there is a small truncated region, and we have the one and only the single ape that is found in India. That is a gibbon. Ape. Gibbon. जो हम लोग असमी से बोलते हैं हुलक गिबन. Holo bandar, we say holo bandar. It's a hulok gibbon, and that's the only single ape that is found in India. बाकी ape जो है गोरिल्ला, चिंपैंजी, बोनोबोस जो है अफ्रीका में है, but gibbon जो है, हाँ? Yeah, humans are there. That's a different category. So we'll come to it later on. Raskamal will give an explanation later on. So one way underline, if you go further down to Indonesia, we have orangutan, but we do not have orangutan. We have gibbons here. And crocodiles. Yeah. And interestingly, what has happened is that when you look into the whole sphere of forestry, मतलब forest का अगर वन का जो आप जो उसका चरित्र देखोगे उत्तर भारत में, तो there is also a habitat of larger thing called shifting cultivation. झूम कल्टिवेशन जो पहले से ही चल रहा है वहाँ पे, ये नहीं कि कोई जाके वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था. इट हैज़ बीन देयर एवर सिंस वी नो अबाउट नॉर्थ ईस्ट. इनफैक्ट इफ़ यू लुक इनटू हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, अगर एग्रीकल्चर का अगर हम लोग इतिहास में जाएंगे देखेंगे कि जो झूम खेती है, जो पोडू कल्टिवेशन उड़ीसा में कहते हैं, दैट इज़ देयर ऑलरेडी लॉन्ग टाइम बैक. इनफैक्ट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट वॉज अ मोस्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिस, बट विथ टाइम एंड सो फार it has become one of the unsustainable practice till now, and one of the reason is also about the population explosion, and now it is related with global warming and climate change. But interestingly, if you explore the whole community forestry under the lens of shifting cultivation, there are many clues which will defy the conventional norms of development. In fact, Northeast में लोग कहते हैं कि हम really backward है. Yes, to an extent we are. ऑयल रिफाइनरीज है, टी प्लांटेशन है, बट उसके बावजूद इंडस्ट्रियल बेल्ट जो है नॉर्थ ईस्ट में खूब कम है. इंटरेस्टिंगली नॉर्थ ईस्ट प्राइमरीली एक एग्रीकल्चर कम्युनिटी का हब है, बट नॉर्थ ईस्ट में जो फार्मर्स का सुसाइड है वो बिल्कुल छोटा है. अब क्वेश्चन ये है कि जो पर्टिकुलर स्टेट्स इंडस्ट्रियली बैकवर्ड है, जो पर्टिकुलर स्टेट्स में खाली एग्रीकल्चर वो भी प्राइमरी मोड में चल रहा है, जिसमें मैकेनाइज एग्रीकल्चर अभी इतना हद तक गया नहीं है, एक्सेप्ट इन सम पोर्शन इन असम एंड त्रिपुरा, वहाँ पे फार्मर सुसाइड ज़्यादा होना चाहिए था. वेल कि फार्मर सुसाइड ज़्यादा कहाँ होता है? इट विल बी इन महाराष्ट्र, और इट विल बी इन सम पार्ट्स इन उड़ीसा और सम पार्ट्स इन आंध्र प्रदेश. दैट मीन्स उसमें एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, द मिसिंग लिंक नीड टू बी एक्सप्लोर्ड. इनफैक्ट मिसिंग लिंक कहते कहते मुझे बचपन याद आ गया, बिकॉज मिसिंग लिंक का पहला वर्ड हमने सीखा था, एग्जाम्पल आर्कियोप्टेरिक्स करके बर्ड दिखा था, तो उसमें कहा गया था आर्कियोप्टेरिक्स जो बर्ड है जुरासिक पीरियड में था, जिसका आधा जो है वो रेप्टाइल है, आधा जो है वो पक्षी है, और वो मिसिंग लिंक था. तो यहाँ पे क्या है कि मिसिंग लिंक जो है कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, वाई वी आर एम्फसाइजिंग मोस्ट, बिकॉज इट इज़ द आंसर to many of the clues that we are missing out while designing the trajectory of development. In fact, shifting cultivation को अगर हम लोग नज़र से देखें तो shifting cultivation actually is like a थाली. जब हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, बहुत भूखा होते हैं, तो
क्या होता है? When you have too much of tired and you go to a restaurant, that day you do not decide the whole menu and sit on it ideally and saying that okay मुझे दो एक प्लेट चिकन दीजिए, एक प्लेट पराठा दीजिए, एक प्लेट वो दीजिए, because you don't have time and you said immediately क्या चाहिए आपको, एक प्लेट थाली दे दीजिए. तो थाली में क्या होता है, सब कुछ आ जाता है. इनफैक्ट it saves time and it comes out. हाँ, उसका कैटेगरीज है नॉन वेज वेज, दूसरी बात है, ठीक है, बट आपके सामने थाली आ जाता है. तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का आंसर भी वही है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन में आपको खाली चावल ही नहीं मिलता है, आपको चिली भी मिलता है, आपको कैबेजेस मिलता है, एंड दैट ऑल्सो इट इज़ बीन डन इन अ पर्टिकुलर लेयर इन एलिवेशंस दैट एक पर्टिकुलर पॉइंट में दूसरा माइक्रो क्लाइमेट होगा, एक पर्टिकुलर में दूसरा माइक्रो क्लाइमेट होगा, दूसरे में दूसरा माइक्रो क्लाइमेट होगा. सो इफ समथिंग फेल्स हियर डजंट मीन इट विल बी फेलिंग हियर. हालांकि वो खेती अगर हम लोग ऐसे फ्लैट लैंड में करेंगे तो क्या होगा, एक ही टेम्परेचर होगा, एक ही रेनफॉल होगा, तो अल्टीमेटली पूरा खेती नष्ट. सो अल्टीमेटली नाउ द क्वेश्चन ऑल्सो कम्स हियर, हु डज शिफ्टिंग कल्टिवेशन? इट्स अ फार्मर अगेन. Who does shifting cultivation? It's a farmer who is from the part of indigenous community. And what this farmer has, he has some knowledge. Okay. Now the thing is that when you talk about this whole community forestry in Northeast and also in other parts of India, there is now it's high time that there should be proper appropriation of these knowledge systems. It should be coming up in discussions when we design our policies. Because at some way or the other, it is giving us a message that whatever design we have done till now, it is actually not without flaws. It has lot of flaws and we need to correct it. हालांकि बार बार डील करता है कि आई शुड रन लाइक ए रैबिट, जो रैबिट का हैबिट है, बट वही पुराना कहानी आ जाता है कि कछुआ और रैबिट का कहानी. बाद में किसका वो हुआ वो वी ऑल नो. असम में जब when I was doing my PhD, that time I was in JNU, उसमें एक साइंस पॉलिसी सेंटर में हम लोगों ने सोशल साइंस पढ़ा था. तो वहाँ पे जब जाते थे प्रोग्राम में बोलते थे कि आसाम से हो क्या, बोले हाँ इंटरेस्टिंगली एक जोक जहाँ भी कहा जाए कि मेरे फ्रेंड वहाँ पे बिहार के भी थे. तो पहली बार जाके इंट्रोडक्शन हुआ, गंगा ढाबा में चाय पिया, तो बोला कि आई एम फ्रॉम USB. समझ में नहीं आ रहा USB क्या है. बोले भारतवर्ष में USB कौन सा है, मतलब ये स्टेट कौन सा है. बोले वी आर फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बिहार. तो एक जोक है सॉर्ट ऑफ. हाँ, तो इंटरेस्टिंगली मैं तो बोला कि मैं आसाम से हूँ. तो बोला कि हाँ आप तो अच्छा लैंड ऑफ लाहे लाहे. लैंड ऑफ लाहे लाहे का मतलब है स्लोली स्लोली. नॉट अ क्वेश्चन इज लाहे लाहे का मतलब ठीक है स्लोली स्लोली है, बट उसका मतलब ये नहीं कि आप लेजी हो. बहुत लोग बोलते हैं कि लेजी है, काम से निकम्मा है, वो बैठा रहेगा, कुछ नहीं होगा, ऐसे पड़ा रहेगा. बट इंटरेस्टिंगली that lahe lahe itself is a clue, because we cannot forget also some of the historical thing that has come across us. Like for example, this 2 to 3 years back, I think there was a lot of celebration regarding Lachit Borphukan, okay, who was a commander general, Lachit Borphukan, okay, who was an Ahom commander general. Now the question is, it is in same Assam, okay, and they have defeated the Mughals almost around 17 times, black and blue. So now with the concept of lahe lahe, how this whole idea has come up. That means somewhere down the line, the geography, the climate is actually giving them another sort of a chapter to design themselves. Lastly, मैं यही कहूँगा, India is a land of diversity. India में biogeography, there are 10 biogeographies, okay, and we need to celebrate these biogeographies. Then only India can actually stand tall and claim that we are a land of diversity in real sense. Thank you. Thank you for giving me. Thank you. थैंक यू अभिनंदन. खास करके नॉर्थ ईस्ट के जब बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस भी है जो 5th शेड्यूल एरिया जैसे हमारे हैं, 6 शेड्यूल एरियाज मिजोरम, देन मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, ये चारों स्टेट में 6 शेड्यूल स्टेट्स है. और दी स्टेट्स हैव स्पेसिफिक प्रोविजंस हाउ टू मैनेज देयर ओन रिसोर्सेज. तो अभिनंदन ने सिर्फ कुछ उदाहरण दिए यहाँ पे कि किस तरह से जो डाइवर्सिटी है नॉर्थ ईस्ट के उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए. जब भी हम फॉरेस्ट राइट्स हो, जो भी नेशनल लेजिस्लेशन इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, देयर इज दिस परसेप्शन कि नेशन वाइड जनरलाइजेशन ऑफ पॉलिसी इज पॉसिबल. बट व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से, यू नीड टू आल्सो रिकॉग्नाइज डाइवर्सिटी वाइल इम्प्लीमेंटिंग और फॉर्मुलेटिंग लॉ फॉर द नेशन वाइड. सो थैंक यू सो मच. एंड अभी लास्ट स्पीकर बट वेरी इंपॉर्टेंट अरविंद झा सर है, आप यहाँ पर आइए. I have no option. I'm the latest.
इंसिडेंटली मैं भी अच्छा पहले तो नमस्कार सबको। मैंने भी सोशियोलॉजी किया JNU से, और हमारे टाइम में कहा जाता था कि 3 सुपर पावर हैं, USA, USSR और बिहार। तो वो हमारे बाद फिर मॉडिफाई हो गया होगा जब USSR टूट गया था तो शायद। एनीवेज, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बातें हमें लगी, और मैं ट्राइबल में कमिश्नर रह चुका हूँ, और मैंने ही FRA का इम्प्लीमेंटेशन महाराष्ट्र में किया था शुरू से, बिकॉज मैं फॉरेस्टर था उस समय, पोस्टेड था एज ए कमिश्नर ट्राइबल। सो उनको लगा ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला बंदा है, दे दो यार संभालेगा। और तब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग सोच रहे थे ये अब चला गया अपने उधर ससुराल साइड तो सब काम ट्राइबल के लिए करेगा, और ट्राइबल वाले सोचते थे यार इसकी आत्मा तो जंगल में है, ये कभी न्याय करेगा नहीं। सो हमारे लिए एक तलवार के धार पे चलने की कवायद थी वो, एंड देयरफॉर आई हैड टू बी एज ऑब्जेक्टिव एज पॉसिबल, which was perhaps and which is perhaps a basic requirement of implementation of any act, and therefore I am quite jittery whenever there is an act or rule or guideline not being followed. I will not say कि उसको misuse कर रहे हैं, because FRA एक is the most misread, misunderstood, propagated act in the country. Yes, unfortunately. क्योंकि इसके इतने आयाम लोगों ने पकड़ लिए, पॉलिटिकल लोगों ने अलग आयाम पकड़ लिए, कुछ हम लोगों ने, सरकारी लोगों ने अलग आयाम पकड़े, NGOs ने अलग सोचे, एनवायरमेंटलिस्ट ने अलग सोचे, ट्राइबल एक्टिविस्ट ने अलग सोचे। सो इट हैड इट्स ओन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डायनेमिक्स ऑफ FRA, एंड परहैप्स बिकॉज ऑफ दैट इट स्टार्टेड विद इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स। क्योंकि एक एक नेता जाके गाँव में भाषण देता था, भैया इंक्रोचमेंट कर ले मिल जाएगी। This was the statement, rather हमारे मिनिस्टर्स ने बोला। And when I went to him with a satellite image कि सर मैं इसको यूज़ करूँगा, उन्होंने बोला यार तू हमारे तो कॉन्स्टिट्यूंसी को बर्बाद कर देगा, बिकॉज मैं बोल के आया हूँ कि अभी भी कर लोगे तो मिल जाएगा। So there was a lot of scope seen in this act by politicians, and perhaps that spoiled it quite a bit. I am not against politicians, but जो हुआ वो हुआ, एंड जो होगा वो होगा। बट द पॉइंट इज़ कि जब तक फॉरेस्ट है भाई साहब, तब तक फॉरेस्ट राइट बचेगा। जिस दिन फॉरेस्ट ख़त्म, फॉरेस्ट राइट के वजूद ख़त्म, ये सोच के हमने चलना है, और हम चले। हमारे यहाँ के जितने पोस्टर्स होंगे पुराने फॉरेस्ट अपने ट्राइबल डिपार्टमेंट के, वो सब में नीचे यही स्लोगन था, जो पर्यंत वने रातील तो पर्यंत वन हक रातील, दैट, और वही करना पड़ेगा हमें। अब इसका जो रिश्ता SDG से है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ है, वो कई बार होता है कि हमारा आपसे रिश्ता है लेकिन डिफाइंड नहीं है, प्यार है लेकिन उसका नाम नहीं है। वो नाम हम आज देने को बैठे हुए हैं यहाँ पे, एंड वी आर ट्राइंग टू सर्च कि भाई हम SDG के किस किस मुद्दे के साथ कनेक्ट करते हैं जब हम FRA की बात करते हैं, या फर्दर कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स के मैनेजमेंट की बात करते हैं। और उस हिसाब से मैं ये कहूँगा, जैसा सर ने भी कहा, कि ऑलमोस्ट ऑल द आइटम्स ऑफ SDG 17 के 17 आइटम, और उसके 169 प्रकार के टारगेट्स हैं भाई साहब। उसमें से आप किसी भी टारगेट को पकड़ लो जो नेचर से रिलेटेड है, पीपल से रिलेटेड है, क्योंकि ये जो बना, ये जब लोग परेशान हो गए कि करना क्या है, बिकॉज देयर वाज सो मच ऑफ इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, इतना एक्सप्लॉयटेशन, हर तरह की चीज़ों से चीज़ें ख़राब हो रही थी। देन दे केम टुगेदर, उन्होंने कहा भाई चलो अब ये ड्राफ्ट करते हैं। और ये ड्राफ्ट जो हुआ, तो इन्होंने पीपल को पहले पकड़ा, पीपल, देन प्लानट, देन प्रॉस्पेरिटी, देन पीस एंड पार्टनरशिप। ये 5 मेन पीस जो है इन्होंने शुरू किए। उन 5 के फिर आगे टुकड़े हुए, जो 17 बता रहे हैं सर, और 17 ही हैं एक्चुअली। तो उसमें से जो कई चीज़ें इन लोगों ने, बड़े हमारे पहले जो माननीय लोगों ने आपके सामने रखा है पॉवर्टी के बारे में, तो इन चीज़ों को मैं टच नहीं करूँगा। आई डोंट वांट टू रिपीट माई सेल्फ, बट मैं ऐसा करूँगा कि इसको किस तरह से रिलेट होता है ये हमारा FRA या कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स का मैनेजमेंट और SDG किस तरह से रिलेट होता है, उतना सा बताऊँगा। और उसके बाद बताऊँगा कि हमने किया क्या। उसको आप क्रिटिसिज्म ना समझें, बिकॉज हर काम करने में सही गलत होता रहता है। इट्स अ मैटर ऑफ मूविंग अहेड
और अगर हम मूव अहेड नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब कि हम नहीं हैं. वी हैव टू मूव अहेड एंड देयरफॉर तो नो पॉवर्टी इज़ द फर्स्ट थिंग दैट the SDGs say. Second is zero hunger. आपको जान के आश्चर्य ही नहीं दुख भी होगा कि हम 10 बिलियन लोग होने वाले हैं 2050 तक पूरे दुनिया में, और उस हिसाब से हमें अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को यानी खाने की चीज़ों को 50% बढ़ाना है बाय 2030 विच इज़ राउंड द क्वार्टर. आज 2024 में हम 6 साल में 1.5 गुना बढ़ाना है भाई साहब. 1 किलो पैदा करते हो तो 1.5 किलो करने की कोशिश करो. इज़ इट पॉसिबल? और उसमें भी हमारी जो हालत है इंडिया की, उसमें हम 113वें कंट्री हैं, सॉरी 68th कंट्री हैं रिगार्डिंग द फूड प्रोडक्शन सिचुएशन इंडेक्स जो है हमारा. तो हमारी हालत जो है बहुत ही नाजुक है, टू बी वेरी फ्रैंक. और एग्रीकल्चर की बात जब करेंगे हम तो इट कम्स टू फॉरेस्ट. आज फॉरेस्ट, आप भले ही फॉरेस्ट में हम FRA की बात करें, बट बाहर भी जो कुछ एग्रीकल्चर हो रहा है भाईजान, वो सारा जंगलों के कारण हो रहा है. ये सब कोई समझेंगे और जानते हैं. भले ही पानी की ज़रूरत हो, भले ही इरोजन को रोकने की ज़रूरत हो, भले ही किस चीज़ की भी हो. तो फॉरेस्ट जो है इट हैज़ कम एज अ सेंट्रल थीम एवरीवेयर. और आज हम जस्ट 12 क्रॉप्स और 14 एनिमल के स्पीसीज़ के ऊपर जिंदा हैं. जो आप खाना नीचे खाए होंगे, वो 12 ये वेजिटेशन और जानवरों की संख्या पकड़िए, स्पीसीज़ तो 14, उन्हीं का खाना हम खा सकते हैं. चौथी 15वीं चीज़ दे दे तो आप कहोगे अरे यार ये खाने की चीज़ नहीं है. बट द फैक्ट रिमेन्स दैट जंगलों में इतना ज़्यादा फूड है जिसको हमने आज तक जिसका दोहन नहीं किया, जिसके बारे में सोचा भी नहीं. सो वन ऑफ द थिंग्स मुझे लगता है जो मैनेजमेंट में हमारे आना चाहिए कि हम किसी तरह से उन चीज़ों को जो आज फॉरेस्ट दे रहा है और जिसको हम बढ़ा सकते हैं विद नॉट मच ऑफ एफर्ट, उसको हम हमारे प्लेटर पे लाएं कि नीचे जब खाना खाएं तो बोलें भैया ये फॉरेस्ट से निकला हुआ माल है, खाइए. आपको सिर्फ चावल दाल सब्ज़ी खाने की ज़रूरत नहीं है जो बना रहे हैं आप. तो दिस इज़ वन एंगल विच हैज़ टू कम इनटू आवर मैनेजमेंट प्लान्स. दिस इज़ एंड दैट इज़ रिलेटेड टू पॉवर्टी, हंगर, ज़ीरो हंगर. सो फॉरेस्ट डेराइव्ड फूड्स एंड वेजिटेबल्स. हमारे जो आदिवासी मित्र हैं, हमारे महाराष्ट्र में तो हर साल 2-3 बार फेस्टिवल होता है इस पर. गढ़चिरौली में मैडम रह चुकी हैं, शी नोज. मैं गढ़चिरौली में था, पन्ने मारा वगैरह में वी हैड वर्कड. उस समय नक्सलिज्म अच्छे लेवल पे था, अब थोड़ा सा कम हुआ है, बट एनीवेज. रानबाजी महोत्सव. देन गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग इज़ अनदर पॉइंट. गुड हेल्थ, नोबडी कैन डिनाई कि फॉरेस्ट और गुड हेल्थ का क्या संबंध है, एंड वेल बीइंग का क्या संबंध है फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज या नेचुरल रिसोर्सेज के साथ. बट साथ में जो नई कोविड आई, इट वाज ए जूनोटिक डिजीज़ बोलते हैं. ये जंगलों से आया. जंगलों से यानी जंगलों में कोई प्राणी था, उनके जो वायरस, उनका जो मोहल्ला है वायरस का, वो प्राणी मोहल्ला है. वो भाईजान एक बार कूद गया आदमी में और कोहरा मचा दिया पूरी दुनिया में. लग रहा था पता नहीं हम बचेंगे नहीं बचेंगे. यस, सो दिस इज़ द सिचुएशन. एंड देयरफॉर जब हम बात करते हैं हेल्थ की, वन हेल्थ इज़ अ बिग प्रोग्राम इन इंडिया. जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो वी हैव टू थिंक अबाउट हाउ टू मेंटेन द ओरिजिनल इकोसिस्टम्स ऑफ द एरिया. अगर हम नई चीज़ कुछ लगा देंगे तो पता नहीं वो कहाँ से कहाँ पहुँचाएगी. वायनाड का एग्जाम्पल मैं दे रहा था. वायनाड में सिर्फ एक स्पीसीज़ सेन्ना है, वो ट्रीज़ हैं, वो गार्डन प्लांट के नाम से आया था, और उन्होंने वहाँ पे आधे से ज़्यादा सेंचुरी को ख़त्म कर दिया है. यस, महाराष्ट्र आपके लंटना ने ख़त्म कर दिया. आप कितनी भी मेहनत करो, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आएगा ही नहीं, बिकॉज इट इज़ ए कॉलोनाइजर. सो देयरफॉर व्हाट वी आर इंट्रोड्यूसिंग इन फॉर थिंकिंग कि भाई बड़ा ब्यूटीफुल हो जाएगा या बहुत सारा इससे इकोनॉमिक गेन होगा. लेट अस बी वेरी वेरी कंजर्वेटिव एंड क्लियर अबाउट इट. ये हमारे मैनेजमेंट में आने की ज़रूरत है. ये दूसरी चीज़ हुई. तीसरी चीज़, आपने ऐसे किया मतलब बंद मेरी दुकान. अच्छा, 2 उंगली मतलब वो पुराने में कहते थे कि दोनों आंखें फोड़ दूंगा, वो याद है शंकराचार्य वाली. सो आई विल ट्राई टू बी फास्ट, बट
पॉइंट्स हैं कि देन साथ ही साथ मुद्दा ऐसा आता है कि अब इसके लिए करना क्या है। यहाँ पे हम लोग जो बैठे हैं, सम ऑफ देम, कुछ हम लोगों में से ट्राइबल्स के कम्युनिटी के लोग हैं, कुछ नहीं हैं, मगर उनसे भी ज़्यादा प्यार करते हैं नेचर को, इसको उसको, सबको साथ मिल के चल रहे हैं। उसमें लीडरशिप का डेवलपमेंट इज़ अ मस्ट। एंड उससे क्या होगा कि जो SDGs के पीस का एक पीस इज़ वन ऑफ द आइटम्स जो कि वर्ल्ड लेवल में चाहता है कि पीस, जब तक पीस नहीं होगा तो सस्टेनेबल कुछ नहीं होगा। एंड देयरफॉर द लीडरशिप डेवलपमेंट हैज़ टू बी देयर, क्योंकि आप और हम जब मेहनत करेंगे वहाँ से, तो वहाँ से आप 4 दिन बाद निकल जाएंगे, दूसरे गांव में चले जाएंगे या तीसरे गांव में चले जाएंगे। द लीडरशिप दैट इज़ बीइंग डेवलप्ड हियर, दे हैव टू बी एक्सट्रीमली क्लियर। उनको मैं टाइम होता तो बताता, ट्रांसफॉर्मेटिव एंड एकोमोडेटिव होना चाहिए उन्हें। एंड दे मस्ट नो फाइनेंशियल, नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देयर इज़ अ लॉट ऑफ, इट्स अ बिग रिक्वायरमेंट। जब पुराने ज़माने में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मैनेज करता था, एक गार्ड ने कुछ गड़बड़ किया, उसको सस्पेंड कर दिया, होश में आ गया। लेकिन आज क्या होगा, अगर गलती हुई तो किसको लटकाओगे भाई? सो इसलिए ज़रूरी है कि आपके यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस जो बने उसमें बहुत ही क्लैरिटी हो सोचने की, और आगे कैसे क्या करना है उसके बारे में। देन ट्रेड ऑफ बिटवीन लैंड शेयरिंग एंड लैंड स्पेयरिंग, कि कितने के साथ हम शेयर करें, कितने को छोड़ दें भैया। आखिर शेर को भी ज़िंदा रहने का हक है। कल को शेर ख़त्म हो गया तो ऐसा मत सोचिए कि हम लोग बच जाएंगे। यस, वी आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड। तो सोच में एक जो वाइडर एस्पेक्ट है वो सोचना है। और मैं एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी गाँव में अब ये आ गई है भाई साहब, कि पहले सरकार सोचती थी कि भैया जंगल बचा रहे हैं देश के प्रकृति के लिए, नहीं, अब हर गांव वाला बचा रहा है, अपने लिए ही नहीं है, आप पूरे देश की प्रकृति बचाने में आपका योगदान है, वो भी सोचना पड़ेगा आपको। यू कांट थिंक कि हम ये पूरे काट के बेच देंगे और हमारा पैसा मिल जाएगा, नहीं, बिकॉज यू आर, जो वहाँ के एरियाज़ हैं जहाँ पे पानी आ रहा है, जहाँ का पानी दूर दूर के लोग पी रहे हैं, उसको बचाना भी आपकी जवाबदारी है। जवाबदारी बढ़ रही है आपकी, ये समझ लीजिए। इट्स नॉट अ ईजी थिंग टू मैनेज फॉरेस्ट और नेचुरल रिसोर्सेज, राइट सर। देन अब जो गलतियां हमने करी हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करता हूँ 1.5 मिनट में। यस सो पहली तो चीज़ है कि हमने अमेंडमेंट किए हैं 2012 में। अब उसमें मैंने ये देखा कि हमने थोड़ा वाइडन कर दिया पॉपुलेशन के जो टारगेट ग्रुप को, वाइडन कर दिया बाय 2012 अमेंडमेंट। पहले बहुत ही क्लियर था, OTFD, अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एंड फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल ट्राइब्स, बहुत ही डेफिनेशन था। उसको हमने इसमें ऐसा फैला दिया, एक अपेंडिक्स 4 है उसमें, कभी पढ़ें आप, उसमें लिखा हुआ है कि कम्युनिटी में अगर 2-4 लोग भी OTFD FD-ST के होंगे तो वो एप्लीकेशन कर सकता है फॉर फॉरेस्ट राइट। अरे क्यों भाई, हमने ये टारगेट रखा है FD-ST और OTFD को। आई एम हैप्पी विद गढ़चिरौली, बिकॉज गढ़चिरौली में सारे लोग वही हैं, आई वर्क देयर, सो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे पार्ट कम्युनिटीज़ आर OTFD एंड FD-ST, वहाँ पे इस तरह का अमेंडमेंट करके हमने जब लाया है, तो वहाँ के जो छत्रप हैं, जो गुरु हैं, जो बलशाली हैं, दे आर एंजॉइंग एवरीथिंग, नथिंग इज गोइंग टू दैट पुअर FD-ST OTFD, हु विल करेक्ट दैट? एंड तब वहाँ पीस का मुद्दा आता है जब हम SDG की बात करते हैं। सिमिलरली कुछ एरिया में आप देखेंगे कि प्रोटेक्शन वर्किंग सर्कल का एरिया आ गया। अब गाँव ये हमको मिला इतना एरिया, भाई ठीक है, ये हमारा कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स एरिया है, लेकिन वो सारे एरिया जो है पहाड़ के ऐसे हैं, उसका नेचुरल जो मैनेजमेंट सिस्टम हुआ करता था उसको हम बोलते थे प्रोटेक्शन मैनेजमेंट सर्कल। कुछ नहीं छूना उसमें, कुछ नहीं निकालना वहाँ से, क्योंकि वो पानी बचा रहा है। अब ऐसा जिस गांव में आएगा उस बेचारे गांव का को फंड करना और उसने उस टाइप के मैनेजमेंट करने के लिए बहुत बड़ी सेक्रीफाइस की ज़रूरत है, क्योंकि उनको कुछ मिलेगा नहीं पैसे में। यस, ऐसे केसेस को आप कैसे जोड़ेंगे पूरे बड़े एक लैंडस्केप के साथ, क्योंकि फॉरेस्ट्री इज़ नॉट गार्डन मैनेजमेंट, इट इज़ ए लैंडस्केप मैनेजमेंट। बहुत बड़ा एरिया होता है तो ही उसी में कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके लिए कि बहुत बड़े लंबे लंबे हैबिटेट्स लगते हैं, अदरवाइज दे विल डाई। तो ये एक सोच लेकर के किस तरह से, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन करके कि इन्होंने कि बहुत सारे लोगों के साथ मिला करके, इवन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ ऐसे स्टेट में मिलाया जहाँ के स्टेट ने गवर्नमेंट का ऑर्डर निकाला हुआ है कि वहाँ का जो कम्युनिटी मैनेजमेंट का जो कमिटी है
उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बंदा नहीं रहेगा। इन्होंने वो रूल तोड़ा है और तब इनको लगा कि ठीक है भैया ये अच्छा मैनेजमेंट प्लान बना है। बट गवर्नमेंट के दिमाग में क्या था, भैया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हटा दो, क्यों भाई, बड़े एक्सप्लॉयटर हैं, हर की अच्छाई है हर की बुराई है, लेकिन आप साथ में लेके चलो तो देखो कैसे बनती है। गढ़चिरौली इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ ब्रेकिंग द रूल ऑफ गवर्नमेंट। यस, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड देम। देन टीपी की बात, टीपी का तो ऑर्डर निकला हुआ है यार, 2012 के अमेंडमेंट में लिखा हुआ है कि टीपी जो है विल बी ट्रांजिट परमिट, इट विल बी गिवन बाय द ग्राम सभा पीपल। नहीं देते होंगे, इम्प्लीमेंटेशन का लफड़ा है। हाँ। देन रूल 16 सेज कि आप जो है एक्सटेंडेड वर्क जो कुछ करना है वहाँ पे इम्प्रूवमेंट का वो सब आप कर सकते हैं। सो स्कोप इज़ देयर इन द रूल, वी कांट से कि भाई हम नहीं कर सकते हैं, एंड नोबडी कैन से दैट। उसी तरह से कई जगह जैसे इंक्रोचमेंट की बात करी कि नए नए इंक्रोचमेंट आ रहे हैं कुछ एरियाज़ में, उड़ीसा में ना, यू टेलिंग, इन इश्यूज़ को अब ग्राम सभा संभाले भाई। सुप्रीम कोर्ट तो निकाल नहीं पा रहा है जो एनक्रोच्ड लोग हैं, तो आप यू नो इट बेटर कि कौन गलत है कौन सही है। सो एक अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कमिंग, एंड इफ दैट हैपन्स यू आर वेरी क्लोज टू SDG compliance, because that will be both ways good, conservation as well as protection. So इस तरह से, बट ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। बैम्बू पे टीपी हट गया है, उसके बाद से मालूम है क्या हुआ है, 10,500 स्क्वायर किलोमीटर बैम्बू का एरिया इंडिया का ख़त्म हो गया जब से टीपी हट गया। उसका कारण ये नहीं कि आप और हम काट रहे हैं, उसका कारण ये है कि जो गलत लोग हैं ना, वो 4 गलत लोगों को मिला करके और जंगल साफ़ कर रहे हैं, आप नहीं संभाल पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं पे इस तरह से जागृति आनी चाहिए हमें। इट्स अ शॉकिंग थिंग, 10,500 स्क्वायर किलोमीटर बैम्बू बियरिंग इंडिया जो है सफाई हो गई है। गढ़चिरौली में आग लग गई थी 19 और 21 के बीच में, हाईएस्ट फायर्स, नंबर ऑफ फायर्स इन गढ़चिरौली इन द कंट्री। Deliberate. इट वाज ऑल डेलिबरेट। कहीं न, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत बढ़िया है, ये एक्ट बढ़िया है, इम्प्लीमेंटेशन को कड़क करना पड़ेगा। आप लोगों ने कड़क करना है कि भैया हमारे यहाँ कुनघाड़ा एक गांव है, दे वेंट अगेंस्ट द एनक्रोचर्स। आज एक गांव का बंदा हाईकोर्ट नागपुर में गया हुआ है कि साहब ये गलत आदमी को इन्होंने दे रखा है IFR, एक 17 साल के बच्चे को दे रखा है, वो पैदा ही नहीं हुआ था 2006 में। तो इस एंड गांव वाला गया है। सो ये जागृति आनी जरूरी है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। सो दिस इज़ लास्ट बट आई विल एंड विद वन कपलेट। समर शेष है, अब ये हिंदी में है, समर शेष है किंतु अकेला दोषी नहीं है व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। यानी लड़ाई बची हुई है, ये मत सोचो कि ये ख़त्म हो गया और आपको दोष नहीं दिया जाएगा। आप भी दोषी हैं अगर आप तटस्थ हैं। इफ़ यू आर नॉट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ दीज थिंग्स, you are also on the wrong side. We have to be aware, we have to be alive and work for conservation. Thank you. Thank you. So Sorry for no, so overstretching. I have been told by the organizer time constraint. We have given 9 minutes to each panel member. So we have 9 minutes for the discussion. So we'll take 3 questions maximum, but I would encourage टी ब्रेक के टाइम पे आप इन लोगों के साथ चर्चा कर सकते हैं। पूछिए। 3 सवाल ले सकते, कोई हाथ उठाया या 1 2 और कोई, एनीवन एल्स? ओके, 3 ग्रेट। पटनायक जी है। अच्छा, तो मुझे लगा कि पूरे SDG बात पे जब डिस्कशन हो रहा है FRA vis-a-vis वो, तो SDG का इंडिया में भी फिलहाल ग्लोबल रैंकिंग में इंडिया कहाँ है वो भी देख लेना चाहिए पहले। हम 100 से ऊपर हैं, करीब 123 के आसपास जो है वो जाके बैठे हुए हैं, और FRA के किसी भी चीज़ को इंटीग्रेशन करने में उतने ही पीछे हैं, केवल रैंकिंग में नहीं बल्कि SDG में उसके इंटीग्रेशन पे। SDG के मैं इंडिकेटर्स पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन एक सबसे लाउड जो उसका मैसेज है, नो वन लेफ्ट बिहाइंड, राइट। FRA के पर्सपेक्टिव में देखें कि हु आर द लेफ्ट बिहाइंड, और मुझे लगता है कि FRA के पूरे पर्सपेक्टिव में जो सबसे ज़्यादा पीछे हैं, केवल नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, सारे अलग अलग मायनों में, वो है DBTGs। यस। मुझे याद है नजमा हेपतुल्ला जी जब चेयर होती थी, मैं तुषार को ये बात हमेशा बताता हूँ कि उस समय हम लोगों ने ये प्रपोजल रखा कि आप एक
पीवीटीजी को क्यों पूछ रहे हैं कि वो प्रायर टू 2005 वहाँ है कि नहीं? ये तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल इंसाइट है, Yeah. राइट? चाहे वो आईएफआर हो, सीएफआर हो, हैबिटेट राइट्स हो, एक पीवीटीजी के मामले में तो ये सोचने की भी जरूरत नहीं है। सुमोटो देना चाहिए, एग्जैक्टली सुमोटो देना चाहिए और सुमोटो कॉग्निशंस होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि पूरे उस रेफरेंस में हम लोगों को देखने की जरूरत है। और सेकंड और आखिरी चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, इस वक्त फॉरेस्ट और लैंड या उससे जो रिलेटेड जो भी रिसोर्सेस है उसको एक जनरेशनल जस्टिस के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, है ना? एसडीजी में एसडीजी 1, 2, 5 स्पेसिफिक खास करके जहाँ जेंडर जस्टिस की बात कर रहे हैं, पूरे एफआरए के पर्सपेक्टिव में जहाँ भी जॉइंट लैंड इंटाइटलमेंट है, क्या हम पूरा सीएफआर के फ्रेमवर्क में विमेन लेड, विमेन ओन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? हम लोगों को वहाँ तक क्यों नहीं जाना चाहिए? तो तुषार ने कहा कि सीएफआर के रेफरेंस में सैचुरेशन लेवल केवल 10 to 12% का है, आईएफआर के लेवल में ज़्यादा से ज़्यादा उससे डबल है, लेकिन अभी भी तो 75% बाकी है। तो मुझे लगता है ये उसके इनबिल्ट चैलेंज हैं जिस पे हम लोगों को जरूर सोचने की ज़रूरत है। थैंक यू। बहुत अच्छा सुझाव है। मैं सत्य उड़ीसा से हूँ। मेरा प्रश्न एक्चुअली प्रश्न नहीं है, ये सबके लिए भी ये चीज़ है कि हम लोग जानते हैं कि हमको ये एसी, हम लोग एसी में बैठे हैं, ये एसी हमको बचा नहीं पाएगा। कुछ साल के बाद हम सब लोग भी ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि जो ये इतना खतरा आ रहा है। और ये जंगल जब से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आज नहीं है, 75 साल हो गए उसके ऊपर राजनीति करते हैं। और दूसरा है जंगल घटता जाता है। बट जब उससे पहले अब देखेंगे तो आदिवासी लोग जो वनवासी रहते थे, जंगल खूब झड़ी सबके साथ भी और उनके साथ भी रहते थे। और अभी भी वो लोग अच्छा से उसको बचा करके रखते हैं, चाहे छोटा मोटा कुछ प्रॉब्लम होता है। और जो भी जंगल को काटते हैं वो बाहर का लोग ही काटते ज़्यादा, खाली आदिवासी को यूज़ करते हैं, बट वो लोग नहीं करते। हम जानने के बाद भी हमारा जो डिपार्टमेंट है, चाहे उड़ीसा में तो अच्छा भी इम्पैक्ट मैंने अच्छा प्रोग्रेस भी हुआ है, बट स्टिल हम लोग भी इतना सेटिस्फाइड हुआ। हम लोग भी रिसेंटली हम डायलॉग कर रहे थे कलेक्टर के साथ, डीएफ के साथ, क्यों हमारा एटीट्यूड चेंज नहीं हो रही कि एक्चुअली को इसको बचाना है। जब तक ये कम्युनिटी को दे देंगे, जो मैं कलाहंडी में आया हूँ, उसमें 70 से 71 गाँव है जो फिजिबिलिटी गाँव है। ऐसा नहीं कि 295 गाँव दे दिया काम खत्म हो गया, और उतना भी थोड़ा सा जगह दिया गया, और टोटल जंगल है उसको जंगल के साथ लोग जुड़े हुए हैं। तो मेरा कहना है कि ये जो एटीट्यूड है कि ये जो प्रकृति के साथ में आदिवासी रहते हैं, वो कितना सुंदर के उसके साथ में रहते हैं। हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, ऐसा नहीं कि उसका रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगा। कभी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी देने के बाद उनका जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ता है, उसमें बहुत सारे भागीदार का रहता है, टेक्निकल सपोर्ट भी दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ को जहाँ गैप रहेगा उसको देंगे। तो ये चीज़ को क्यों मुझे सरकार के स्तर में रहना चाहिए कि इनका एटीट्यूडल चेंजेस होना चाहिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। जितने जल्दी होगा जंगल को जितना जल्दी दे देंगे तो जंगल बच जाएगा। क्योंकि हम लोग देखें जितना, और नहीं तो ये खतरा दिन दिन बढ़ते जाएगा। थैंक यू। द लास्ट वन संजय भाई, मेरा एक हो सकता है पहले संजय 4 मिनट बचा हुआ है या नहीं तो हम लोग ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। this yellow thing we have to be at the end. You are privileged. So many from Odisha. So my name is Vidyut. I am from Odisha. I am working in south of Odisha with tribal communities. मेरा सभी को पता है कि सुबह भी आज बातें हो रहा था कि जो गवर्नमेंट स्तर पर है एसडीजी को उन्होंने लोकलाइज्ड एसडीजी करके बनाया है, एक गाइडलाइन सभी को पता है, सीपीडीपी है। और उन्होंने 17 एसडीजी को कंप्रेस्ड करके 9 थीम्स कर दिया। और आप उस थीम्स को जाएंगे तो उसमें जो गवर्नमेंट का जो निचले स्तर का जो है सारे जीपी लोग, वीडियो कलेक्टर वगैरह, वो लोग समझते हैं वही 9 थीम को, एसडीजी के साथ उनका कुछ मतलब है नहीं। कोई एफआरए वो थीम के अंदर आप जाएंगे तो एफआरए, सीएफआर, जेंडर इक्वालिटी, ये सारे कुछ है नहीं। नाम की वास्ते ये वाला थीम इसके साथ जुड़ा है, ये वाला थीम इसके साथ जुड़ा है। और उसका एक नोडल एजेंसी भी है, लेकिन उसमें आपको नहीं मिलेगा कि ट्राइबल एजेंसी कहाँ है। अब फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट वाला उसमें थीम है ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी, तो मेरे को लगता है कि उसके ऊपर काम करना जरूरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्तर पर। दूसरा चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, क्यों हम लोग वेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट एक गाइडलाइन देगा सीएफआर मैनेजमेंट प्लान के लिए? लोगों में क्षमता है नहीं क्या?
मेरे को लगता है कि उसके लिए गाइडलाइन जरूरत है नहीं। गाइडलाइन देंगे तो फिर उसका रेस्ट्रिक्शन होगा। लोगों को पता है उसका गांव में क्या करने से वो जंगल सुरक्षा होगा। हम लोग एक करके दिखाए हैं। उसके इंजीनियर का जरूरत है नहीं, कहाँ बंडिंग होगा, कहाँ गोली कंट्रोल होगा, कहाँ प्लांटेशन होगा, जरूरत है नहीं गाइडलाइन। गवर्नमेंट को इतना ही करना है कि उसके लिए बजट एलोकेशन कर दो ग्राम सभा को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, और अपने आप गांव के लोग कर लेंगे। The problem is two things. One is that we are talking about the we will GPTP. come to that. We will come to that. We have very limited time. We will come to that solution. Sanjay bhai, aap Just a quick You question. know, let him go ahead. May not be really much relevant, but since we discussed around, like mentioned around NTFP rights and minor forest product rights, what about like carbon rights when it comes to carbon sequestration biomass, particularly in the aspects of FRA also, or under PESA, or whatever 6th schedule, 5th schedule efforts? okay. So Thank you, Gitanjan. I just have a very quick observation. I think there is a need for us to actually understand community forestry beyond FRA. Every time there is a conversation around community forestry, we will end up in FRA because and then we get into the conversation around livelihoods and TFP, and we have standard conversations that we have. But then there is another aspect which community forestry actually brings on table, is that the development functions, that the municipal function that we call, I think that is something which we really need to understand. There are many examples in many states. I'm sure many of you must have seen that. One is that the real resource, which in terms of finance, if it comes from the villages, they actually manage schools, they manage health systems in villages, colleges, teachers, everything that they do. So here the question is that the local funds which is generated is actually something which actually goes completely beyond our assessment. We only end our livelihood functions at NTFP. So I have a feeling, and my suggestion for all of us who are sitting here, that whenever we are talking about community forestry, let's go beyond FRA. Let's not restrict our conversation to FRA only. okay, thank you so much. I think I'll quickly summarize. I'll try in 2-3 minutes, but I know there are limitations. One is, I think what we heard from all the speakers, we need to think about multiple perspectives. FRA is not just about land rights recognition, but also looking at FRA, how to reduce poverty, how to empower communities. The example from Gadchiroli, where there are different models in Gadchiroli. Gram Sabhas are doing on their own, so moto. You have NGOs and civil society groups, and then you have also district administration intervening and facilitating the process. The second important aspect or the learning from this discussion is, in addition to multiple perspectives, we also need to think about multiple stakeholders intervention and collaboration without compromising the autonomy and power of the Gram Sabha, because the Act specifically empowers the community member, whether it is what we are likely to face in the coming decade about the carbon credit market, the way the stakeholders are trying to negotiate with Gram Sabha members. So this is where the experience of Gadchiroli and other districts will come into picture, how Gram Sabhas should be taken into account. And the last and the most important is, wherever we have these good examples, how to document and how to ensure there is cross learning is happening, because today no doubt TIS or some members are working in Gadchiroli, we know, or what is happening in Nayagarh, but there are so many interesting examples. Today first session, those who spoke in the morning, there are so many interesting things are happening in Rajasthan, Jharkhand, Odisha, across the country. I think this forum, the collaborative partners should emphasize also how to document these best practices so that cross learning will happen. Also, this evidence based research will facilitate more policy dialogue
and policy reforms. So we'll stop here, and thank you so much. But before we conclude, we'd like to felicitate our speakers. I request Aishwarya, yeah, who is there? And we'll have a panelist photo. Yeah, please. I am only asking. Yes. So मुझे ही देना पड़ेगा. ये कहाँ का है? हाँ? कहाँ का है ये? ये सर स्पेसिफिक है अपना राजस्थान का. Thank you so much. Thank you. Thank you. And we have Ota sir. Thank you so much. Hatapai Ota. Yes. Thank you. Krista, bye. Abhinandan, so this is for you. Thank you. More Northeast studies should be done. अच्छा हाँ. वहाँ का तो आपका वो Thank you. लाल वाला डिजाइन वाला जो होता है. Chetna, Diana, well, thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, everyone. we'll have a photo. I hope that Oh, is the BJP? I hope the color doesn't. So I hope there is no other meaning of this color. Is it a BJP color? Chetna, आप इधर आइए. हाँ ना. यानी 5 लोग हैं तो 5 बार क्लिक You करना है. take the photograph from him. You Yeah, take yeah, the photograph very- from him हाँ हाँ. and pass it on to us. Thank you so much. Chai ready है? Today only. Chai. बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके भाई. बहुत बहुत धन्यवाद. Ajay bhai, thank you for this insignia. Thank you. Yes. Sir. The next session is But starting nice to है, see you. plenary has started. अरे सेम यार, मजा आ गया यार. किसी को ज्वाइन करना है तो नेक्स्ट सेशन चालू हो गया है. And since you have not changed at all,